क्योंकि डाउट्स एकदम लास्ट में पूछा करें, थोड़ा टाइम भी क्लास में कम डिस्टर्ब यस होगा। सर आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? आज हम लोग करेंगे, पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और हाँ उसके बाद हम लोग करेंगे। तो 6.6 भी तो रहती है अभी। हाँ 6.6 एक नो मिनट। सर, वो तो शायद हमने उसमें अपोलोनियस थ्योरम भी आई थी। नो सर, हो गई सर हो गई उसमें अपोलोनियस थ्योरम का एक लास्ट में आपने वो दिखाया था हमें जनरल केस, जो उसमें एक क्वेश्चन में गिवन था। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो एक दो एनटीएससी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो एनटीएससी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे लास्ट ईयर के आए हुए, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों? ओके सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग ये देखो, ये रहा एनटीएससी का, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सर स्क्रीन शेयर कर सर दिया? स्क्रीन शेयर नहीं है। एक मिनट, सर स्क्रीन शेयर नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। ये सर अब हो रही है। ओके सर ये तो बहुत इजी था सर, ये तो मैंने भी सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर आ जाएगा इजी। सर ये तो उसमें है सर, डीपीपी का सवाल है सर, ये तो बी पार्ट है, ये तो याद है सर। यस सर, डीपीपी का सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये वेरी तो। गुड। हाँ हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हो इसका आंसर बहुत ही आसान है। तो एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2012 में आया था। पर सर ऐसे आसान क्वेश्चन सिर्फ 2 3 4 ही आते होंगे। नहीं अब टफ हो गया ना, पहले उतना टफ नहीं था, अब दिन बाय मतलब ईयर बाय ईयर टफ होता जा रहा है। एग्जाम को टफ करते हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है ना। बच्चे लगभग सारे बच्चे अच्छे, हाँ मैथ्स में ही होता है, मैथ्स में ज्यादा होता है। ठीक है, देखो एनटीएससी जैसे एग्जाम, जो एनटीएससी का अब नोटिफिकेशन आ गया है तो बहुत सारे बच्चे सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं चाहता हूं कि देखो इसमें मेन जो तुम्हें जो दिक्कत आएगी ना, जो मेन जो इसमें एनटीएससी में जो मुझे लगता है कि बच्चों का नहीं होता है, कई कई सारे रीजन है। पहला रीजन ये है, इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बेटा ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, वैसे तो देखो आप लोगों को सब्जेक्ट 10th क्लास के बच्चों के लिए सब्जेक्ट तो 3 ही है मेन सब्जेक्ट। एक होता है साइंस, एक है मैथ्स और एक होता है सोशल साइंस। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों का यहाँ पर सेपरेटली कराया जाता है, बायोलॉजी फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। तो उस हिसाब से देखें अगर, और वैसे सिविक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, तो आपको वैसे नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि साइंस से आते हैं 40 क्वेश्चंस। ठीक है, मुझे एम करके चलना है इसमें 40 में। अगर आपको बेटा कोई भी बच्चा सीरियसली जो एम कर रहा है दिल्ली स्टेट में एनटीएससी के लिए, कोरोना वोरोना को छोड़ दो। ठीक है, कंपटीशन कम नहीं हुआ है कोरोना की वजह से, गलती से ये गलतफहमी में मत रहना, अभी भी कंपटीशन उतना ही टफ है। साइंस में 40 क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी बच्चा अगर क्वालिफाई करना चाहता है तो आपने अगर इससे कम एम किया ना तो नहीं होना है आपका। मैं लिख के तो कैसे दूं, अभी तो मैं मुश्किल है थोड़ा लिख के देने के लिए, लेकिन लिख के मैं दे सकता हूँ पेपर पे। ठीक है, 40 में 40 से कम एम किया ना तो नहीं होना है आपका, मान के चलो एकदम। सोशल साइंस में भी वही बातें हैं, सोशल साइंस में भी 40 में 40 आपने कम अपने एम किया ना, इससे कम एम किया तो नहीं होना है। हो सकता है 39 38 पे अटक जो ओके ठीक है चल जाएगा, 1 2 नंबर चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए। सोशल साइंस में 1 नंबर या 2, मैक्सिमम 2 नंबर गलती हो जाए तो चल जाएगा। ठीक है, और मैथ्स में एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो 20 में से एटलीस्ट आप मान के चलो 18 है ना, 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 में से टारगेट लेकर के चलो 18 क्वेश्चंस एटलीस्ट, ये बॉटम है। ठीक है, इससे कम नहीं चलेगा, बल्कि लाने वाले बच्चे तो 20 आउट ऑफ 20 भी ले आएंगे, लेकिन 18 से आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो भूल जाओ। ठीक है, 18 मार्क्स से तो कम आपको टारगेट लेकर के चलना ही नहीं है।
आप गिरी से गिरी हालत में 98 मार्क्स कॉमन लेकर के चलो, या 98, चलो देखो मैं 98 थोड़ा ये बोल रहा हूँ जनरसली, अब आगे पीछे करके आप हिसाब लगा लो। 95 से आपका अगर कम है, 98 टारगेट लेके चलो, 95 से अगर आपका कम है तो भूल जाओ, ठीक है। 95 से कम मार्क्स हैं, भूल जाओ फिर, ठीक है, नहीं होना है फिर इसमें, क्योंकि इसका कट ऑफ जाता है 90%, ऑलमोस्ट 90% के आसपास कट ऑफ है इसका। दूसरा मैट में मैंने बता ही दिया था कि मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, मैट में भी मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट 35 से 40 क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन ये 35 to 40 क्वेश्चन में ना आपको मैं टारगेट यहाँ पर, जैसे मैंने 18 मार्क्स दिए थे टारगेट, यहाँ मैं 18 टारगेट नहीं दूंगा, यहाँ मैं कहूंगा 35 या 40 का आता है, मान लो 40 मार्क्स का सपोज आता है ना, 40 का आता है, तो 40 में से आपको 40 ही लाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होंगे मैथ्स के, ये एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो सैट सेक्शन में जो मैथ्स आएंगे 20 क्वेश्चन, उसमें 15 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी से बहुत ऊपर, ठीक है, एनसीईआरटी से बहुत ऊपर। और जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एनएससी जेएस हो गया, या और भी जो एग्जाम होते हैं छोटे मोटे मैथ्स के ओलंपियाड, लाइक एनएमटीसी वगैरह जो होते हैं, नेशनल मैथमेटिकल टैलेंट्स, एनएससी जे छोटा होता है, छोटे एग्जाम, छोटे बच्चों के लिए, हाँ छोटे बच्चों का होता है ना वो, एनटीआरसी ज्यादा टफ होता है इससे। 8-9th क्लास के बच्चों का होता है ना वो एनएससी जेएस, ठीक है। हाँ नहीं सर, सर है वो 9th और 10th का होता है। नहीं 9th और 10th। अरे बेटा सुनो, वो होता है बेसिकली, उसमें जो एज क्राइटेरिया है ना, उसमें 10वीं 10th क्लास के बच्चे, ज्यादा बच्चे एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं, 95% बच्चे एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं उसमें एज क्राइटेरिया की वजह से। 2006 हाँ पिछले साल 2006 था। हाँ मेरे पास भी यही हुआ है। हाँ वही होता है, एज क्राइटेरिया की वजह से 10th क्लास के बच्चे उसमें बैठ ही नहीं सकते हैं, तो ज्यादा बच्चे जो उसमें क्वालिफाई करते हैं वो 9th के बच्चे होते हैं, नहीं तो 8th के, नहीं तो 7th के। 7th के ब्राइट बच्चे जो होते हैं वो क्लियर करते हैं, 8th 7th के ब्राइट बच्चे क्लियर करते हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे 9th के होते हैं, बिकॉज वो इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर, वो इशू नहीं है हमारा, क्योंकि वो तुम लोग एग्जाम, उसके लिए हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। एनएससी जेएस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि कई क्वेश्चंस एनएससी जेएस में जो आ चुके हैं वही क्वेश्चन एज इट इज वो ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें डाल देते हैं। ये सैट सेक्शन में ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सैट सेक्शन में जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुमने देखा और कर दिया, लेकिन यहाँ मैथ सेक्शन में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, 40 के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कोई भी सिंसियर बच्चा जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, ऐसे नहीं हवा में तैयारी कर रहा है, वो सीरियसली तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो 40 के 40 क्वेश्चन को ना देखते ही समझ जाएगा कि ये मैंने कर रखा है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे 40 में से, मान के चलो कम से कम 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमने कर रखे होंगे और तुम्हें याद भी होगा कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ कर रखा था, ठीक है। तो 40 आउट ऑफ 40 यहाँ पर लाना ही होगा आपको। और बाकी जो बचते हैं इसके बाद रीजनिंग का मतलब हुआ जो ये डायरेक्शन सेंस हो गया, एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हो गया, क्लॉक्स वगैरह करेंगे वो हो जाएगा, 60 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। हाँ यस, तो उसमें भी आपको टारगेट यही लेकर के चलना है कि 60 आउट ऑफ 60, ठीक है, 60 आउट ऑफ 60। तो अगर ले दे करके बहुत ही गिरी हालत में चलो 40 आउट ऑफ 40 यहाँ, 60 आउट ऑफ 60 यहाँ टारगेट लेकर के चलना है। बहुत बुरी हालत में अगर आपको मान लो 95 आता है, तब आप सोच सकते हो कि हाँ हमारा सिलेक्शन जो है श्योर है, ठीक है। 95 से कम में तो सोच ही नहीं सकते हो आप। तो दोनों ही केसेस, मैट और सैट दोनों मिला करके 95 अगर नहीं टारगेट लेकर के चलोगे कि 95%, मतलब वर्स्ट केस में हमें 95% मतलब 95% दोनों सब्जेक्ट मिला करके 200 में से कितना हो गया, ये 190 हुआ ना, 190 हुआ, तो 190 टारगेट लेकर के चलना है गिरी से गिरी हालत में। इससे नीचे तो हमें सोचना ही नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो भी पाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना बेटा। 190 हुआ ना, कितना हुआ, हाँ 190 है, ठीक है। यस, तो ये चीज मैं आपको पहले से ही अलर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि इससे कम में तो सोचना ही नहीं है आपको। और सुनो, जितना साइंस में तुम लोगों को कराया जाएगा वो एनटीएससी से भी ऊपर लेवल का होगा, ठीक है। सोशल साइंस में एकदम बिल्कुल एनटीएससी के लेवल का होगा, पूरा एनटीएससी का लेवल, क्योंकि उसके बियॉन्ड सर कराएंगे भी नहीं जहां तक मुझे लगता है, और जरूरत ही नहीं है, नहीं तो घूम जाओ, बियॉन्ड आता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफी है। क्योंकि जो अब ये तो बिल्कुल कह सकते हैं वो है ना, पैसिफिक ओशियन है एक तरह से, इतना बड़ा भारी सब्जेक्ट है, तो इसमें जो है इतना जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैं कितना भी करा दूं ना, ये कम पड़ जाएगा। कम क्यों पड़ेगा? क्योंकि मैथ्स में तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है ऑब्वियसली कि एक बीपीटी एक नाम का एक छोटा सा थ्योरम होता है, ठीक है। इस थ्योरम के ऊपर ओलंपियाड में भी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसने दे दिया ओलंपियाड वाला क्वेश्चन लेकिन उसमें लगना थ्योरम है बीपीटी, तो बच्चों का ना सब बच्चे की
थिंकिंग कैपेसिटी लिमिट होती है, मतलब ह्यूमंस की है, ह्यूमन बीइंग्स की थिंकिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। और सारा बच्चा जो है ना, सभी बच्चे के अंदर वो ओलंपियाड वाली एप्टीट्यूड नहीं होती है कि भाई क्वेश्चन को देखा और सॉल्व कर दिया। लेकिन आपके पास टाइम 1 मिनट ही है, तो मैं कितना भी करा दूं, कुछ भी कर लूं, इसमें ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि 20 आप ले आओगे। इसका रीजन ये है कि पेपर मैंने खुद देखा हुआ है और मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा हुआ है जो बहुत ही शार्प माइंडेड थे, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं उस मोमेंट पे, वो क्लिक नहीं कर पाता है उनको वो 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 18 का टारगेट दिया है आपको। इससे फुल तो कोई वैसे भी नहीं ला पाते हैं केस। नहीं, पहले ला पाते थे, अब नहीं ला पाते हैं, बिकॉज अब जो ये क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस ले आए हैं। मैथमेटिक्स सेक्शन में स्पेशली वो बहुत ही ऊपर चले जाते हैं। ऊपर मतलब कि किस सेंस में ऊपर, डिफिकल्टी लेवल के सेंस में, क्योंकि मैथ्स में ना छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना बहुत आसान काम है ना। मैथ्स में क्वेश्चन, अब दुनिया भर में इतने ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, हर एक कंट्री का अपना अलग अलग लेवल एग्जाम होता है ओलंपियाड्स का, और अलग अलग लेवल पे होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का। कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल देगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है, सोशल साइंस में और साइंस में अप्लाई नहीं होती है। इसीलिए मैथ्स का सेक्शन हमेशा टफ होता है। आप अपने जो आप 10th क्लास पास कर चुके हैं बच्चे, उनसे भी बात करोगे ना तो सब यही कहेंगे कि मैथ्स का सेक्शन टफ था। ठीक है, मैथ में लेकिन जो मैथ्स आती है, 40 क्वेश्चन जो मैथ्स आते हैं मैथ्स के, वो टफ नहीं होते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने देख रखे होंगे, कर रखे होंगे, हम लोग जब पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो टारगेट लेकर के चलना है 95%। 95% मार्क्स से तो 90 पर तो वो कट ऑफ आता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि इस साल भी 90 पे ही कट ऑफ होगा। क्या पता इस साल ज्यादा अच्छे बच्चे हों, इस साल और बच्चे मेहनत कर रहे हो ज्यादा। खाली ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें घर पे बैठ के बच्चों ने इतनी पढ़ाई कर ली है कि कट ऑफ जो है वो 95 चला जाए इस बार, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को टारगेट यही लेकर के चलना है कि 100% इसमें और 98, ऑलमोस्ट 98% इसमें, और गिरी से गिरी हालत में 95%, मतलब इससे कम में तो सोचना ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये टारगेट लेकर के चलना है। टारगेट मैथ में 100% और सैट में एटलीस्ट 98% का टारगेट लेकर के चलना है, और गिरी से गिरी हालत में 95% का टारगेट लेकर के चलना है, तभी आप सोच सकते हो कि ये हो पाएगा इसमें। और ये मैं बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने बच्चों को देखा हुआ है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा है बच्चों को कि जो सीरियस बच्चे होते हैं वो इसी रीजन में लाई करते हैं, इन्हीं कैटेगरीज में 95+ वाले में। एक बार तो बच्चे को देखा मैंने मैथ में, उस टाइम 50 मार्क्स का हुआ करता था मैथ, और 50 का लैंग्वेज का पेपर आता था, तो 50 में 50 थे उसके, कई बच्चों के, एक नहीं कई बच्चों के 50 में 50 थे, और उन सबका सिलेक्शन भी हुआ था, उन सब देखा था। तो इससे ये समझ में आता है कि टारगेट जो है आपको ऊपर लेकर के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे। किसी भी सब्जेक्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट। ये मैं यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहा था, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब पिछले साल ही एक बड़ी अच्छी सी बच्ची थी उसका डेफिनेटली होना चाहिए था। अब मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज कि उसने किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया, तो 2-4 नंबर से उसका रह गया, नहीं हो पाया सिलेक्शन। ठीक है, तो वो यही बात होती है कि किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा आप ना, अगर मैथमेटिक्स में आप सारे क्वेश्चन 20 में से 20 ले आओगे, तो ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं हुआ ना। आपको क्या लगता है उससे सिलेक्शन होता है? 20 में 20 ले आना से सिलेक्शन होता है? नहीं होता है ना। आपको 100 में से 90 लाना होगा तो सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, 100 में से 90 या 95% जो भी उस टाइम में कट ऑफ रहा होगा वो लाना इंपॉर्टेंट है। उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने डिफिकल्ट पार्ट में आपने कर दिया तो आप हो जाएगा। ठीक है, तो सोशल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, 40 में से 40 टारगेट लेकर के चलो। साइंस में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां भी आपका टारगेट 40 ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, मतलब कई अच्छे बच्चे, एक नहीं कई ऐसे अच्छे बच्चों को मैंने देखा हुआ है जो कि मैथ्स उनका बड़ा स्ट्रांग है, तो मैथ्स में पूरे नंबर ले आए। मैथ में भी ऐसे ही 98 मार्क्स ले रखे हैं। ठीक है, मैथ में 98 मार्क्स है। मैथ्स में सर मैथ तो बहुत टफ था, लेकिन मैंने कर दिया और सही भी कर दिया, मैंने 18 क्वेश्चन सही कर दिए, है ना। साइंस में भी मैंने अच्छा कर दिया सर, 35 कर दिया। लेकिन सोशल साइंस में ना 9th का भी आता है, तो मैंने थोड़ा सा ना होशियारी दिखा दी, मैंने पढ़ाई नहीं की 9th क्लास की, तो उसकी वजह से ना मेरे सोशल साइंस में 30 ही रह गए। हो गया, लो तुम्हारा काम हो गया। ये लाने के बाद, मैथ में ये लाने के बाद, ये जो तुमने यहाँ पर किया है ना घोटाला, ठीक है, हो गया, तुम्हारा रास्ता बंद।
समझ में आया ये? तो यही होता है, ये कई बच्चों के साथ हो चुका है जो मैंने देखा हुआ है, और कोई भी समझदार बच्चा ये नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, बच्चों का ईगो आ जाता है उसके सामने, क्योंकि इस उम्र में ना ईगो बहुत ज्यादा हाई रहता है कि मैं दिखा दूंगा, 20 में से 20 ला के दिखा दूंगा, सबसे टफ क्वेश्चन में मैं 1 घंटा लगा के सॉल्व करके दिखा दूंगा। अरे वो नहीं करना है भाई, 1 घंटा लगाना नहीं है एक क्वेश्चन में, है ना। बहादुरी इसमें यह है कि जिस तरीके से तुम्हें सक्सेस मिले उस तरीके से सक्सेस को लो और निकलो, ठीक है। यहाँ पर अपनी बहादुरी नहीं दिखानी है। तुम कहोगे बहादुरी दिखानी है, तो बहादुरी दिखाने वाला जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है वो तुमसे भी ज्यादा होशियार है, ठीक है। वो ऐसा क्वेश्चन दे देगा जो 1 नहीं 2 घंटे में तुमसे एक क्वेश्चन हो पाएगा फिर, ठीक है। ऐसा भी दे सकता है वो। तो इसीलिए बहादुरी नहीं दिखानी है, चालाकी दिखानी है, ठीक है। कभी कभी बहादुरी जो होता है बेवकूफ लोग दिखाते हैं, तो बहादुरी नहीं चालाकी दिखानी है और बच के निकल लेना है यहाँ से कि यहाँ पे 30 यहाँ पर एक्सेप्टेबल स्कोर नहीं है सोशल साइंस में, या साइंस में ही कुछ बच्चे ऐसे भी गलती कर सकते हैं कि साइंस में यहाँ पे 40 ले आए, 40 आउट ऑफ 40 ले आए, मैथ्स में भी अच्छा कर दिया और साइंस में बायोलॉजी को इग्नोर कर दिया और यहाँ पर अटक के रह गए 20 मार्क्स पे। कुछ कहते हैं सर बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई नहीं इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लाओ, पढ़ो, नहीं हो पाएगा एनटीएससी में बायोलॉजी के बिना, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री में सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, उसमें याद करना पड़ता है। क्यों भाई, क्यों याद करना पड़ता है? उतना लॉजिकल सब्जेक्ट है, करो उसमें एफर्ट लगाओ, ठीक है। ऐसे कुछ बच्चे कहेंगे सर मैथ्स में तो मेरे से टाइम लगता है, नहीं हो पाता है, तो फिर नहीं होना है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है, सिंपल सी बात है। बोर्ड के लिए पढ़ो, सीबीएसई के लिए पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। कोई जरूरत नहीं है एनटीएससी की तैयारी करने की। अगर तुम्हें एफर्ट लगाने से डर लगता है, अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है प्रैक्टिस करने में, तुम्हें अगर मेहनत करने से घबराते हो, तो फिर रहने दो, छोड़ दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो और उसमें एक्सेल करने की कोशिश करो, उसमें 100% मार्क्स लाने की कोशिश करो। वो तो आसान है, उसमें तो पता है तुम्हें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने हैं, तो क्या सिरदर्दी लेनी है, क्या दिमाग लगाना है फालतू का। सर मैथ्स के बोर्ड में भी एनसीईआरटी से ही आता है। बोर्ड में तो एनसीईआरटी से ही आता है, और कहाँ से आता है? 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तो इतने आसान आते हैं, ठीक है बेटा। तो इतनी सारी बातें हो गई। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट, ये बहुत जरूरी है। और आज की डेट से, अब क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो आज की डेट से थोड़ा सा मैं भी अपना असाइनमेंट बढ़ा दूंगा, अभी असाइनमेंट बढ़ा दूंगा। और मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि हो सकता है तो जो क्लास तुम्हारी 1.5 आवर की होती है, तो मैं एक्सक्लूसिवली एनटीएससी के लिए, वो कंपलसरी नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली एनटीएससी के लिए मैं कभी कभी 20 मिनट एक्स्ट्रा भी कर सकता हूँ क्लास को, ठीक है, 20 मिनट के लिए। वो तो सर बिल्कुल यस सर वो तो हो जाता है। कर सकते हैं आराम नहीं से। होता है, नहीं होता है, वो नहीं होता है। हाँ वो रेगुलर होगा, वो ठीक है, वो रेगुलर हो सकता है कि रेगुलर कर दें इसको, 20 या 30 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट मैंने ऐसे ही लिखा है। और वो कंपलसरी नहीं होगा, जो बच्चे जाना चाहते हैं क्लास ओवर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक करेंगे एक्सक्लूसिवली। ये तो आज से नहीं, हम लोग आज से या मे भी हो सकता है आज से या अगली क्लास से कभी से हम स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ओके बिल्कुल। और तो असाइनमेंट भी बढ़ा दूंगा। मैट का आप लोगों के पास अगर जो मॉड्यूल मिला हुआ है उस मॉड्यूल से प्रैक्टिस करो। और मैट की बुक अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास काफी सारे असाइनमेंट्स हैं, तो वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए वो भी मैं दे दूंगा अलग से। सर मैंने बुक ले लिया था आपके पीटीएम के बाद। सर पर इस मंथ के बाद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सर या फिर सर इस मंथ के एंड पे किस चीज क्या मंथ में एग्जाम भी है सर, जो आप नहीं असाइनमेंट की नहीं बात नहीं कर रहे नहीं, हो। मैं असाइनमेंट दूंगा, मैं असाइनमेंट दूंगा। मैं सर असाइनमेंट नहीं, एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास बेटा 20 मिनट्स के लिए कौन सा तुम्हें एग्जाम की क्या टेंशन हो गया? 20 मिनट्स ही तो मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। वो अभी मे बी आज की क्लास से नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास से करेंगे 20 मिनट्स, लेकिन स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। अब जैसे सुनो मेरी बात सुनो सभी बच्चे, मैं उसमें क्या कराऊंगा, सिमिलर ट्रायंगल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में मेरा मन है कि 1-2 चीजें और भी मैं कराऊं अभी, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें जो कि सीबीएसई के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स मैं ये 20 मिनट्स में कराऊंगा, ठीक है जी। तो ये अगली क्लास से करेंगे, आज की क्लास में मे बी नहीं पॉसिबल है, तो अगली क्लास से हम लोग करेंगे ताकि तुम लोग प्रिपेयर्ड भी रहो उस चीज के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो बेटा, है ना ये। और दूसरी बात, बहादुरी नहीं दिखानी है, चालाकी दिखानी है। चालाकी से सिलेक्शन होता है, चालाकी से सक्सेस मिलेगी आपको, बहादुरी से नहीं होगी। बहादुरी से क्या करना चाहिए, ठोकर खाओगे, है ना। क्योंकि तुम बहादुर हो तो सामने वाला पता नहीं है ना तुम्हें कि कितना बहादुर है क्वेश्चन सेट करने वाला, तो बहादुरी नहीं दिखानी है। टारगेट यही लेकर के चलना है। अच्छा टारगेट किसी भी सब्जेक्ट को क्या कहना चाहिए, कम इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। मतलब इस तरीके से नहीं कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट लो उसमें, और उसमें 10th क्लास तक के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करो। कई बच्चे ना इसमें ईगो में रहते हैं कि अरे बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत बार सुनता हूँ, अरे भाई नहीं है तो तुम्हें डुबा देगा, 12 नंबर तुम्हारे गए, 13 नंबर,
ठीक है, ऐसे ही कोई कुछ भी बोल सकता है, मैथ्स के लिए बोल सकता है, सोशल साइंस के लिए ये बात बोल सकता है, फिजिक्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बोल सकता है वो, तो वो चीज गलत है, उससे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको अगर सक्सेस लाना है इसमें, तो जो सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, अब किसी को आईएएस बनना है, ठीक है, किसी को आईएएस बनना है, वो कहेगा मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, तो कहाँ से तुम आईएएस बन जाओगे? सिंपल सी बात है। सर मेरा फिजिक्स बड़ा वीक है लेकिन मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, काहे का इंजीनियर बन जाओगे भाई? फिजिक्स का वीक है तो किस बात से इंजीनियर बन जाओगे तुम? फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है और इंजीनियर बन जाओगे, तो वही बात है ना। तो जो आपको एनटीएससी क्वालिफाई करना है, तो आपको सारे सब्जेक्ट जो है बेटा, ये इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और अभी जो है प्रैक्टिस डेली बेसिस पे बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है? पीछे के जो चैप्टर्स दिए हुए थे उनको आप रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करोगे? तो वो मेरी जिम्मेवारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी यहाँ पर। मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स जो दूंगा अभी, है ना, असाइनमेंट्स, जो भी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, ये रैंडमली मिलते रहेंगे आपको वो प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। जो ये असाइनमेंट जो होंगे वो एनटीएससी के लिए एक्सक्लूसिव होंगे। तो वो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के लिए कर रहे हैं तैयारी, या जिनको लगता है कि बहुत टफ है एनटीएससी के असाइनमेंट्स, वो ट्राई करें। अगर उनको नहीं हो पा रहा है उनसे, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो बच्चे फोकस करें सीबीएसई बोर्ड पे, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड में भी 100% लाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। और ये रियलाइज करना, ठीक है, कि मेरा वो स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, मैं उसको जाने देता हूं, मैं अपने जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैं उस पर फोकस करूं, वो भी अच्छी बात है। सारे बच्चों के लिए एनटीएससी मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूं भाई। मैं सबको ये नहीं कहूंगा सब इंजीनियर ही बन जाओ, ठीक है, या सब डॉक्टर ही बन जाओ, ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो बच्चे 9th-10th क्लास में अच्छी मतलब मैथमेटिक्स उनकी बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन वो जाकर के कॉमर्स लिया उन्होंने, बड़े सक्सेसफुली कहीं पे बैंकिंग में है, कहीं पर मतलब अच्छी पोजीशंस पे है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वही ना, बहादुरी नहीं दिखानी है, चालाकी दिखानी है। बहादुर नहीं बनना है कि जबरदस्ती हमने जो है ले लिया है, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस चक्कर में सीबीएसई को भी गवा दिया हमने, ऐसा नहीं करना है। चालाकी दिखानी है, अपने आप को बचाना है, ठीक है, और अच्छा स्कोर करना है जहां पर भी कर सकते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये 2-3 चीजें हैं। और yes, sir. हाँ 2-3 चीजें हैं। हाँ बोलो सर। 9th की भी आती है मैथ्स 9th की आती है, लेकिन वो ऐसी सिंपल सी होगी, मतलब ऐसा नहीं एक्सक्लूसिव कोई की बहुत ज्यादा, ठीक है। एंगल वाले जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो देखो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, तो भी पता चल जाएगा। थोड़ी सी आती है, मतलब 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैथ्स के होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस 10th के ही होते हैं। ओके सर। ओके बेटा, ठीक है। और बीच बीच में मैं फिर से आपको ये 2 पॉइंट तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये था मेरे लिए आज के लिए, जो मेरे दिमाग में बिल्कुल ही एकदम कह सकते हो कि पूरी हिस्ट्री याद आ गई मुझे, कि क्यों बच्चों का, मेरे जो फेवरेट बच्चे हुआ करते थे, जिनको मुझे लगता था कि इनका तो पक्का होना ही चाहिए था, और रियली में मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग थी, उनकी मैथ्स बड़ी स्ट्रांग थी, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ स्ट्रांग थी, लेकिन छोटी सी छोटी कहीं पर मिस्टेक कर दी, कोई सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उस वजह से मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि ये सभी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, और 95+% का टारगेट लेकर के चलना है, तभी आप सोचना है, नहीं तो सोचना भी नहीं है एनटीएससी, बस बात खत्म। ओके बेटा, तो ये जरूरी बात थी जो मेरे दिमाग में एकदम घूम रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर लिया। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर जो नो सर। एनटीएससी के फॉर्म से रिलेटेड हमें बता दिया जाएगा क्या कोचिंग में कि जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा एनटीएससी? नहीं, वो स्कूल के हिसाब से होगा, स्कूल से पता कर लेना। मैम सर स्कूल में सबमिट करना होता है क्या फॉर्म? नहीं, ये तो खुद से भी कर सकते हो, एनटीएससी का खुद से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं ना? हाँ, उसमें नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेना। मैंने पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, डिटेल में नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन जहां तक मुझे पास्ट ईयर का याद है, तो उसमें आप इंडिविजुअली भी फॉर्म फिल कर सकते हो। वो जीएसटीएससी में होता था ऐसा कि स्कूल के थ्रू भरवाते थे फॉर्म, ठीक है, ये एनटीएससी में नहीं होता ऐसा। जीएसटीएससी में था वो चीज कि स्कूल के थ्रू ही फॉर्म जाएगा, यहाँ नहीं है। एनटीएससी में आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आई होप क्लियर है। सर में जो ये वो nth में आ सकती है? क्या फिर से बोलो। टीएससी में जो मैथ्स आती है वो nth जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती है? nth नहीं, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट। ऐसे वो आकाश का नहीं होता है, आकाश का एंथे होता है, हाँ, और हाँ, फिर जी का, तो उन सब में भी आ सकते हैं एनटीएससी के क्वेश्चन? हाँ, मे भी आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, वो आ सकते हैं, वो देते हैं, वो कोई क्वेश्चन कोई अलग से थोड़ी बनाते, वो इधर उधर से ही क्वेश्चन लेकर कॉपी करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें कैल्विन में कोई टेस्ट दूंगा, तो मैं कोई अपना क्वेश्चन, नया क्वेश्चन थोड़ी बना के देता हूँ, वो तो क्वेश्चन कहीं से अवेलेबल होते हैं, उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके देता हूँ। तो ऐसे ही सब जगह होता है, जो रियलिटी है। हाँ,
सर इसका सी ऑप्शन है। ओके इस क्वेश्चन सर बी ऑप्शन है। ये क्या होना चाहिए? बहुत सारे निकाल के बैठे हुए थे। ए बी सर ये एक बार सर ए बी स्क्वायर अपॉन बी क्यू स्क्वायर और एक बार बोलेंगे पी क्यू Yes, हो स्क्वायर गया। अपॉन स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा सर। आपने 4/9 लिया। सर 4/3 होगा 4/9 ए बी बाय पी क्यू 18 है, बी सी 12 है और 12 बाय क्यू आर। अब तो सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू 24 है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, और क्यू आर की वैल्यू और इन दोनों को सॉल्व 9 आ जाएगी। और और ये फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जो सॉल्व करोगे तो इससे क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 9। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल था इस टाइम में, है ना। 9th क्वेश्चन यही था, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है। आई होप ये क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अभी किसी बच्चे ने पूछा कि 9th क्लास का भी क्वेश्चन आता है क्या एनटीएससी में? हाँ आता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये है तो सिमिलर ट्रायंगल में है। हाँ तो इसका 180 आंसर। यस सर 180 आंसर है सर, एक्सटीरियर एंगल से प्रूफ आएगा। सर ये 180 है करा हुआ है सर, ये पिछले साल 9 में भी किया था मैं ये क्वेश्चन। सर ये एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से होगा, वो जो होता है एंगल ए प्लस एंगल सी एक्सटीरियर एंगल है। अब ये जो है ना, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, लाइन्स एंड एंगल का। लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर था, लाइन्स एंड एंगल 9th क्लास में, उससे पूछा गया है, तो आप देख सकते हो। हाँ तो ये इसके लिए मैं स्पेशली 9th क्लास का सिलेबस नहीं कराऊंगा, ये सब सारी चीजें एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका आंसर 180 डिग्री होगा। कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा तो देख लो भाई, फिगर यही है बेटा। इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान सा है। सॉल्यूशन कई तरीके से कर सकते हैं, बच्चों ने बताया। एक्सटीरियर एंगल सबसे आसान तरीका मुझे लगता है वही है। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी जो है वो मुझे लगता है सबसे आसान है। कैसे, आप अगर समझ सकते हो तो समझ लो। यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी निकालना है, तो इस एंगल को देखें तो ये जो है ना, इसका और इसका सम है एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है जी। तो ये एंगल बी प्लस एंगल ई हो जाएगा। और इस एंगल की बात करें बेटा, तो ये ध्यान से देखो, तो इस ट्राइंगल में ये AC वाले इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है ना, फोकस करोगे ना तो आपको दिख जाएगा। ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है जहां पर आपको फोकस करना है। ये ग्रीन वाला जो है ना, ये ग्रीन वाले पे फोकस करोगे तो ये ए प्लस सी हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। और ऐसे ही दूसरा जो है ये बी प्लस सी हो जाएगा। और फिर इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में, इस छोटे वाले ग्रीन ट्राइंगल में देखें अगर हम, छोटे वाले ग्रीन ट्राइंगल में, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल इज इक्वल टू यस एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 हो जाएगा। तो यही करना था इसमें। आई होप किया होगा। जो बच्चे 9th में होंगे तो वो तो कर ही चुके होंगे, क्योंकि 9th में था ही ये बुकलेट में क्वेश्चन था मॉड्यूल में। और जो बच्चे नहीं 9th में थे तो उनके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके लेकिन फिर भी ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बाकी क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, खुद से ट्राई कर लेना। ये देखो एक एनटीएससी में एक बार और एक और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कोसाइन रूल से हो जाएगा ये। ये देखो, ये समझदारी बेटा बिल्कुल मत दिखाना। सर इसमें जो बी है ना वो 2 बार दे रखा है, तो ऊपर वाला वर्टेक्स जो है वो ए लेंगे ना हम। हाँ देखो, इसमें x की वैल्यू निकालनी है ना तुम्हें, ये है ना x, BD की वैल्यू निकालनी है ना तुम्हें, समझ रहे हो बात को? नहीं सर, ऊपर भी बी लिख रखा है ना, तो जैसे वो मिसप्रिंटिंग हो गई। ओके हाँ, ये गलती से वो मिसप्रिंट हो गई, ये ए है। हाँ ये ए होगा, ये बात सही है, ए हो जाएगा, ठीक है। ये गलती से बी लिख दिया है, वो ए होना चाहिए था। ABC ट्राइंगल है, उसमें ये साइड सी लेंथ है, मतलब BA की लेंथ सी है, इसकी बी है, और ये टोटल लेंथ BC की लेंथ ए है। और x की वैल्यू निकालनी है, मतलब BD की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो BD की लेंथ कैसे निकलेगी बेटा? BD की लेंथ कैसे निकालेंगे बताओ? हम तो जानते हैं BD स्क्वायर क्या होता है। x अपॉन c इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। तो c से c कट जाएगा तो a ऑप्शन आ जाएगा। AD स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? AD स्क्वायर को लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस, क्या लिख सकते हैं बेटा? b स्क्वायर माइनस a माइनस x का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आई सबको? नहीं आई? यस सर। यस सर।
हाँ यस सर। तो देखो ये जो है ना, ये AD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, AD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ठीक है, मतलब AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। और DC जो है ना, DC अपने आप में ध्यान से देखो तो A माइनस एक्स है, A माइनस एक्स है DC, इसीलिए A माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दिया। और इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे ना बच्चों, आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस 2ax, सॉरी माइनस 2ax। ये सॉल्व करना जानते ही हो आप लोग, तो कर लो, खुद से कर लेना। ये x से x कैंसिल हो गया, 2ax की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a। कोई मैच हो रहा है आंसर? सर ए ऑप्शन मैच। सर ए ऑप्शन। सर ए ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई सबको? यस सर, ए ऑप्शन। सर यस। पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, जो रिसेंटली आया हुआ था। वैसे तो मेरा मन कर रहा है एक दो क्वेश्चन और भी देख लें, लेकिन चलो यही समझते हैं कि लास्ट है। देखो ये लास्ट NTSC स्टेज 2 में आया हुआ है। ओके सर इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैंने कर रखा है। हाँ सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन इसका आंसर होगा शायद डी होगा। डी 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 सर, एंगल चेजिंग है अच्छी वाली इसमें। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है AB और AC बराबर है, तो ये लो फिगर बना दिया मैंने, AB और AC बराबर कर दिया, AB और AC को बराबर रखा हुआ है। वेरी गुड। अब इसके बाद कह रहा है कि P and Q आर पॉइंट्स ऑन AC एंड BC BP के इक्वल है। देखो किस तरीके से ये P पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा, ये BP और AC BC इक्वल है, और ये इसके बाद जो है, ये थोड़ा सा तो फिगर उतना अच्छा नहीं बन पाया, बट स्टिल आई होप ये समझ पाओगे आप लोग कि BP मतलब P पॉइंट AC के ऊपर है और Q पॉइंट AB के ऊपर है, और वो इस तरीके से है कि BC BP के इक्वल है, देख सकते हो फिगर में, और यही PQ के इक्वल है और यही AQ के इक्वल है, मतलब ये सारी लेंथ इक्वल है। ये चार लेंथ जो है ना, BC BP QP QA सब के सब बराबर है। तो आपको AQP एंगल कह रहा है फाइंड करने के लिए, ये वाला एंगल AQP, ये एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो सभी बच्चे, ध्यान से देखना। अब जिनको देखो, जिन्होंने कर लिया है उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं, जिन्होंने नहीं किया है मैं उनके लिए बता देता हूं। हालांकि मुझे टाइम देना चाहिए था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी जल्दी। ध्यान से देखना बेटा, मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं। जो एंगल फाइंड करना है वो है एंगल AQP, ये एंगल, ठीक है, लेकिन मैं इसको नहीं, मैं इसको x ले रहा हूं। तो देखना बेटा, ये भी x होगा क्या? यस सर। स्क्रीन यस, स्क्रीन सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे फोकस करना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। QA QP इक्वल है, इसलिए x हो जाएगा, और फिर बाय डिफॉल्ट ये 2x हो जाएगा। क्यों भाई? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर ये भी 2x हो जाएगा, क्योंकि QP और PB इक्वल है, QP एंड PB भी इक्वल है। 2x कैसे आया, ये समझ में आया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यस सर, एक्सटीरियर एंगल। यस सर, आ गया। देखते रहो, बस देखते रहो, ध्यान से देखते रहना। फिर ये देखो, ये 3x हो जाएगा, एंगल BPC जो है वो 3x हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 2x। देख पा रहे हो? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, अगेन एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। यस सर। ठीक है, देखते जाओ बस। अब ये थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर x प्लस 2x है ना, 3x, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगा। फिर ये भी 3x होगा, साइड्स इक्वल है, ठीक है, और फिर ये भी x हो जाएगा। x क्यों होगा भैया? x इसलिए होगा क्योंकि ये पूरा 3x होना चाहिए,
पूरा 3x क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर थे ना, AB और AC, इसलिए ये पूरा का पूरा 3x होना चाहिए। तो उसमें छोटा पार्ट तो 2x था, तो ये पार्ट भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 3x हो जाएगा। अब पूरे ट्राइंगल ABC में अगर आप देखो तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। 180 डिग्री को पाई भी लिखा जाता है, 180 डिग्री को पाई भी लिखा जाता है। हाँ, तो 7x हो जाएगा पाई, और x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 7। लेकिन हमारा आंसर जो है ना वो AQP है, एंगल AQP। तो एंगल AQP कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस 2x, तो पाई माइनस 2x, तो पाई माइनस पाई बाई 7। तो कितना आ जाएगा बच्चों? सॉल्व करो इसको, 5 पाई बाई 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आया समझ में वो एक बार खुद से फिर से ट्राई करना घर पे जाके। एक्सटीरियर Yes, एंगल sir, सम मेरे को प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। हाँ, बाय एक्सटीरियर 7 पाई एंगल, नहीं सर, ये 6/7 पाई नहीं आ जाएगा। हाँ सॉरी, सर, ये कुछ मिस्टेक हो गई। सर आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया पाई बाय 7 को। Oh. सर पाई बाय 7 शुड डिवाइड बाय 2। 7 आ सर अब यस आएगा। यस गलती हो गई। हाँ 2x था ना, 2x था तो 2 पाई बाई 7 हो जाएगा ना। 2x था यहाँ पर, तो मैंने 2 छोड़ दिया यहाँ था, आई एम सॉरी, 2 छोड़ दिया। यस सर, मेरे विदाउट हो गया था। तो इस तरीके से बेटा देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रीन कलर से। एक बार जल्दी से मैं 30 सेकंड्स में रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किया है मैंने, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ये सबसे पहले ये एंगल लिया x, देख सकते हो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, तो ये भी x हो जाएगा, क्यों? साइड्स इक्वल है। फिर ये 2x हो जाएगा, क्यों भाई? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर ये 2x हो जाएगा, क्यों? साइड्स फिर से इक्वल है। फिर ये 3x हो जाएगा, क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिर ये भी 3x हो जाएगा, क्यों? साइड्स इक्वल है। फिर ये पूरा का पूरा 3x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि AB AC बराबर है। तो 3x x सम मिला करके हो जाएगा पाई, फिर x की वैल्यू पाई बाई 7। लेकिन जो हमें एंगल फाइंड करना था वो था 180 माइनस 2x, तो 180 माइनस 2x का मतलब पाई माइनस 2 पाई बाई 7, तो 5 पाई बाई 7 हो जाएगा। एक बार फिर से बेटा सभी बच्चे ट्राई कर लेना, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो तरीका वही है, एक बार फिर से खुद से ट्राई करना। और जो आपको जब खुद से सॉल्यूशन निकालोगे, आंसर मैच करोगे, उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। तो इसीलिए मेरी बातों पे मत जाओ, खुद से करना है सॉल्व, ठीक है? तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हाँ, मैं जो कहना चाह रहा था कि एक लास्ट क्वेश्चन मैं देखना चाह रहा था। एक क्वेश्चन ये देखो, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं फाइनली, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। अब ये देखो, ये बेस क्वेश्चन, डिवीजन थ्योरम से सर 1 बाय 8 1/8 आएगा सर, बेस डिवीजन। 1/8 अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये रीजन क्या है बताने का, मैं इसलिए ये क्वेश्चन स्पेशली दे रहा हूँ क्योंकि ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो 2016 में जो क्वेश्चन आए होंगे, एक या दो क्वेश्चन 9th क्लास के आए होंगे, उनमें से ये भी है जो एरिया से रिलेटेड होता है। एरिया थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम का एरिया और पैरेललोग्राम वाला प्रॉपर्टी। तो ये 9th क्लास में जो बच्चे यहाँ पर होंगे उन्होंने तो मॉड्यूल में भी देख रखा होगा, 9th क्लास के मॉड्यूल में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? जो बच्चे नहीं है तो वो उन्होंने करा होगा, नहीं किया होगा तो देख लो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन कर लिया सर 1/8। देखो कैसे करेंगे इसको। पूरे एरिया का, पूरे स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई कह रहा है मिड पॉइंट है ए बी का, वेरी गुड। ये देखने से लग नहीं रहा है लेकिन ये मिड पॉइंट है, ये ए ई और ई बी इक्वल है, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एफ बी मिड पॉइंट है, एच बी सब मिड पॉइंट्स हैं, ये सब के सब मिड पॉइंट्स हैं। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बस 1 मिनट के लिए बेटा कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनना। ये डी के सी जो ट्राइंगल है ना, डी के सी को एरिया को मैं मान लेता हूँ एक्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि ये मीडियन जो होता है ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। मतलब ये ट्राइंगल का एरिया x है, तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, ठीक है? एक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में, मीडियन जो है ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट भले ही ना हो लेकिन एरियाज इक्वल होंगे। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो गया, DHC 2x। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x। क्यों भाई? क्योंकि एच बी मिड पॉइंट है, एच बी डी जी का मिड पॉइंट है, तो 2x हो जाएगा। अब ये पूरा कितना हो गया, DGC सर ये 4x देख सकते हो आप, ये 4x हो जाएगा इस तरीके से। अब ये 4x हो गया, अब ये पूरा का पूरा 4x हो गया, तो आप अगर छोटा सा यहाँ पर ये ज्वाइन कर दो बेटा इस तरीके से, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 8x। क्यों भाई? क्योंकि 4 5 6 2 8। हाँ, और सुनो, अब सुनो, अब ये जो है ना, ये DEC का जो एरिया होगा, एरिया DEC, ये हाफ होगा किसका,
पूरे स्क्वायर स्क्वायर का एरिया हाफ ऑफ एरिया BCD। और ये DEC का एरिया कितना है बेटा? सर 16 है। 16 है। डायरेक्ट एरिया नहीं ले सकते थे एक्स के अलावा? डायरेक्ट एरिया कैसे? सर डायरेक्ट एरिया लोगे सर आप तो फिर AED का एरिया 1 हो जाएगा, EFC का एरिया 1 हो जाएगा, FDC का एरिया 1 हो जाएगा। जब FDC का एरिया 1 हो जाएगा तो बेस डिवीजन थ्योरम बार बार लगाने से अपने आप 1/8 आ जाएगा, क्योंकि हाफ होता रहेगा ना सर, क्योंकि मीडियन आ रहे बार बार। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उल्टे तरीके से सोचेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही सोचेंगे कि ये जो DEC है, DEC का एरिया तो हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ 4 का हाफ 2 होता है, फिर उसका हाफ हो जाएगा, फिर उसका हाफ होते होते करके ये 1/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। ठीक है बच्चों, अगेन फिर से जिनको नहीं समझ में आया है मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करो, खुद से ट्राई करना, खुद से जो है सॉल्व करना, तभी आनंद की प्राप्ति होगी आपको। और नहीं होगा तो अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो। ओके बच्चों, आई होप क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं, वो आप लोग खुद से घर पे ट्राई करना। बचे हुए क्वेश्चंस जो इसके हैं वो खुद से घर पे ट्राई करना, आर्काइव के भी और वैसे भी मॉड्यूल में लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस हैं काफी सारे, तो ट्राई कर लेना आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करें स्टार्ट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, थ्योरी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, आप इसको स्टोरी की तरह पढ़ो। मैथमेटिशियन बनना चाहते हो तो एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, मैथमेटिशियन नहीं बनना चाहते हो, एग्जाम पास करना चाहते हो तो भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स कोऑर्डिनेट की कई सारी चीजें हैं जो रिवाइज हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, जो 9th क्लास में जिस किसी बच्चे ने भी 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस किसी को आती है, ठीक है, उसको यहाँ पर बिल्कुल ट्रबल नहीं होने वाला है, उसके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से चीजों को समझ जाएगा और मैनेज कर लेगा। सर 8th क्लास में पढ़ी थी तो। हाँ, 8th 9th क्लास दोनों क्लासेस में जो पढ़ी थी आपने अच्छे तरीके से अगर करी हुई है तो 10th क्लास में कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब कुछ भी नया नहीं कहना गलत हो जाएगा, थोड़ा सा ही नया है, उसमें ऐड किया गया है, वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं वो किया गया है, और आपको नया चैप्टर बना के दे दिया गया है। यहाँ पर हमने क्या सीखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या होता है कि एक प्लेन है, ये एक प्लेन, जिसमें प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड एक सरफेस है ना। सर आप दो डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट नॉर्थ, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों डायरेक्शन में एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड, जैसे आप इसको स्क्रीन को आप समझ सकते हो एक प्लेन है, ठीक है, स्क्रीन को आप समझ सकते हो एक प्लेन है, लेकिन स्क्रीन तो बहुत छोटा सा है, उसकी लिमिटेशन है कि इतनी बड़ी होगी, लेकिन आप समझो ऐसे कि ये चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, तो उस स्मूथ सरफेस को प्लेन कहा जाता है। रेने डेकार्ट नाम के मैथमेटिशियन थे, ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहते हैं, उनको फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, उनके मन में एक बार आया, ऐसे ही कह रहे, कुछ लोग कहते हैं सपना देखा था, कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही लेटे लेटे सोचा करते थे, तो वैसे ही सोचा उन्होंने कि भाई अगर हम ज्योमेट्री की जो चीजें होती हैं, ज्योमेट्री में चीजें क्या होती हैं, प्लेन होता है, पॉइंट होता है, लाइंस होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, अगर हम, और सबसे जो बेसिक चीज होती है ज्योमेट्री में प्लेन के बियॉन्ड, वो होती है पॉइंट। आपको एक प्लेन तो होना ही चाहिए जिसमें आप स्टडी करोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करोगे, उसको प्लेन कहा जाता है। तो उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है पॉइंट। पॉइंट ज्योमेट्री का सबसे इसेंशियल चीज है, ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे, जो कह सकते हैं ना, जहां से शुरुआत होती है वो है पॉइंट, ठीक है। तो उसके दिमाग में आया कि अगर हम पॉइंट को एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करें, अगर हम पॉइंट को, जो कि एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी है, ज्योमेट्रिकल चीज है एक, जिसको हम कहते हैं डायमेंशनलेस, एक पॉइंट में कोई लेंथ नहीं होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है, थिकनेस नहीं, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, उस पॉइंट को कहा गया, रेने डेकार्ट ने सोचा कि इस पॉइंट को किसी भी प्लेन में, एक प्लेन, तो प्लेन समझ में आया सबको, प्लेन क्या होता है बेटा, प्लेन का मतलब होता है कि स्मूथ सरफेस, प्लेन एक इनफाइनाइट सरफेस है बस, स्मूथ सरफेस होता है, हाँ स्मूथ सरफेस होता है जिसपे आप ड्रॉ कर सकते हो एक तरीके से, आप देखो तो चीजों को, जैसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, तो ये प्लेन ही है, जहां पे मैं लिख रहा हूं ना स्क्रीन पे, ये प्लेन ही कहा जा सकता है इसको। ओके, आपके पास प्लेन अवेलेबल है ऑलरेडी,
तो सब उसके बाद जो ज्योमेट्री में आती है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज वो होती है, सबसे इसेंशियल चीज वो है पॉइंट। और पॉइंट को हम कहते हैं, पॉइंट को रेने डेकार्ट के दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसको एक अलजेब्रिक डेफिनेशन दें, अलजेब्रिक डेफिनेशन। सो बेसिकली क्या किया रेने डेकार्ट ने, ज्योमेट्री को अलजेब्रा के साथ मिक्स करके, है ना, स्टडी की, या कह सकते हैं कि उन्होंने डेवलप किया, एक रीडेवलप किया ज्योमेट्री को विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। कैसे? बाय डिफाइनिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, उन्होंने कहा कि ना ये पॉइंट जो है ये अब से ऑर्डर्ड पेयर की तरह, सॉरी, ऑर्डर्ड पेयर से जाना जाएगा। और ऑर्डर्ड पेयर जो वर्ड है ना, ये अलजेब्रा का वर्ड है। और ऑर्डर्ड पेयर कोई खास बात नहीं है, जिसको आप अब तक देखते आए हो ना, उसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। A, B लिखा हुआ है, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अलजेब्रा में इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। सो रेने डेकार्ट ने क्या किया, इस डेफिनेशन को, पॉइंट को एक नई आइडेंटिटी दे दी कि भाई आप अब से तुम पॉइंट के साथ साथ तुम ऑर्डर्ड पेयर भी हो, तुम्हारा नाम आज से ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो नेचुरली जो क्वेश्चन अराइज होगा, ऑर्डर्ड पेयर में A, B लिखा हुआ है, ये A क्या है, B क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, A जो होता है वो क्या होता है, उस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस। यस। और B क्या होता है? B होता है उस पॉइंट का, जिस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर A, B है, उस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस। B क्या होता है? x एक्सिस से डिस्टेंस। और A क्या होता है? y एक्सिस से डिस्टेंस। ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, B एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। हाँ, अब इसके बाद इसको, ये A को, यहाँ पर A को कहा जाता है x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहते हैं, और B को y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना अगर बता दिया जाए किसी को भी, मतलब जिसको बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया है कि लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, और पॉइंट को एक नया इंटरप्रिटेशन देकर के ये समझा दिया जाए कि A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें A को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और बेसिकली A जो है वो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से, उस पॉइंट का, जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट A है। और B जो है बेटा वो क्या होता है, B जो है वो लेंथ होती है किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ होती है फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया किसी को, तो उसके बाद जो कुछ चीजें हैं जो अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। मेरे ख्याल से जो रिवॉल्यूशनरी आइडिया मुझे लगता है वो ये थॉट प्रोसेस, एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था रेने डेकार्ट ने जो बताई थी, वो ये कि उसने अल्जेब्रिकली इसको डिफाइन कर दिया कि पॉइंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर से जाना जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर मतलब A, B को ही ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। और उसमें A क्या है, उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और बी क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो नेचुरली उससे उसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, मतलब उसको हम A, 0 लिख सकते हैं। कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉरी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेचुरली 0 होगा। जो पॉइंट खुद ही वाई एक्सिस पे है उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0, तुम बी लिख सकते हो इस चीज को। ओरिजिन का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से 0 होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। नेचुरल सी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ इंटरप्रिटेशन, हाँ ओरिजिन कहते हैं इसको। और ये -1, -2 ये सब जानते ही हो आप, -3 ये सब डायरेक्शन को सिग्निफाई करते हैं कि ओरिजिन से नीचे है, ओरिजिन से लेफ्ट में है तो माइनस होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ओरिजिन से राइट में है अगर, या ओरिजिन से एबव है तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब नोटेशन तो सारी बातें आप जानते ही हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, जो पावरफुल आइडिया था, जो रेने डेकार्ट ने दिया था, वो ये था कि पॉइंट को आपने एक अल्जेब्रिक डेफिनेशन दे दिया और इससे पूरी दुनिया बदल गई। पूरी दुनिया क्यों बदली है, क्योंकि न्यूटन को क्रेडिट जाता है कैलकुलस इन्वेंट करने का, और लेबनिज को। तो न्यूटन और लेबनिज ने, या स्पेशली न्यूटन का ये स्टेटमेंट है कि अगर रेने डेकार्ट ने हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं दिया होता तो मैं ना कैलकुलस डेवलप कर पाता, और ऑब्वियसली जब कैलकुलस नहीं डेवलप कर पाता तो आगे के जितने भी चीजें हैं जो मॉडर्न साइंस में रैपिडली चेंजेस आए हैं 400 सालों में, जो देख सकते हो आप साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यूरोप में जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ है उसकी वजह से इतने सारे चेंजेस आते चले गए हैं 300-400 सालों में, वो इसी वजह से आ पाए हैं क्योंकि कैलकुलस के आने के बाद ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। और वो क्यों तो न्यूटन ने उस चीज के लिए क्रेडिट दिया है, इसको रेने डेकार्ट को दिया है कि रेने डेकार्ट ने अगर नहीं बताया होता हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब पॉइंट को उसने ऑर्डर्ड पेयर से कनेक्ट नहीं किया होता तो हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाते, तो कैलकुलस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इसको क्रेडिट दिया जा सकता है कि मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट में, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो, तो उसके लिए आप रेने डेकार्ट को क्रेडिट दे सकते हो। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बातें। अब आते हैं मेन फोकस इस पे क्या होता है। हाँ सर, मतलब पहले, मतलब रेने डेकार्ट से पहले
ज्योमेट्री में केवल ट्रायंगल, सर्कल, इन सब के बारे में ही होता था। यूक्लिड था, यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा जाता था उससे पहले, ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ाया था, यूक्लिड ने जो बताई थी ना, यूक्लिड की जो बुक है, यूक्लिड की जो क्या कहते हैं, एलिमेंट नाम की बुक है, एलिमेंट, उसने बुक लिखी थी, उसका नाम था एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स में जो उसके बारे में पोस्टुलेट आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो यही चलता था ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का मतलब यही होता है, ठीक है। एक होती है प्लेन ज्योमेट्री, एक होती है इसको, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं कुछ लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और नाम है, वो होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री का मतलब यही हुआ कि एनालिसिस करके, मतलब अलजेब्रा के हेल्प से जो ज्योमेट्री होती है ना, उसको कहते हैं। और कोऑर्डिनेट का मतलब ये ऐसी होता है, कोऑर्डिनेट वर्ड जो है ना, अपने आप में इसका मतलब होता है असिस्टेंस, ठीक है। कोऑर्डिनेट करो भाई, कोऑर्डिनेट करो इस बच्चे की, कोऑर्डिनेट करो, है ना, इस काम में कोऑर्डिनेट करो इसकी। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट काइंड ऑफ, असिस्टेंस काइंड ऑफ। तो असिस्टेंस मतलब किसके साथ असिस्टेंस भाई? ऑब्वियसली अलजेब्रा के साथ असिस्टेंस। अलजेब्रा के असिस्टेंस से जो ज्योमेट्री पढ़ी जाती है उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कुछ बच्चे तुम लोगों में से जानते होंगे, है ना, कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस के बारे में पढ़ा जाता है। तो लाइंस है, ये लाइन की इक्वेशन होती है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये लाइन की इक्वेशन होती है। तुम्हें क्या दिख रहा है? ये तुम्हें लाइन की इक्वेशन दिख रही है, मुझे तो ये अलजेब्रा दिख रहा है, मुझे तो ये एक्स वाई जेड अलजेब्रा दिख रहा है। एक्स वाई कहाँ होता है? एक्स वाई कहाँ होता है बताओ? अलजेब्रा में होता है कि नहीं? हाँ, तो वही है। तो ये लाइन, कोई बच्चा ऐसे कहेंगे किसी को कि ये लाइन है ना, और मान लो 7th क्लास का बच्चा है जो जानता है कि लाइन क्या होता है, जानता है ज्योमेट्री क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, उसको कहूंगा मैं ये लाइन है, कहेगा पागल हो गया क्या, है ना। ये देखने से बिल्कुल कहेगा देख करके ये एक्स वाई में इक्वेशन है, तुम कैसे कह दो इसको ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जानते हो आप लोग कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है कैसे भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ही अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मिक्सचर। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से। किसी ने माइक ऑन कर रखा है क्या? नो सर, किसी का नहीं। नो सर। ओके, ठीक है। ओके बेटा, ध्यान से सुनो। हाँ, तो इसको ना एक और नाम है इसका, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी इसको कहते हैं, ठीक है। या अलजेब्रिक ज्योमेट्री भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं। हालांकि अलजेब्रिक ज्योमेट्री जो है, आगे हायर क्लासेस में जाओगे, ग्रेजुएशन वगैरह के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, तो वहां पर डिफरेंट चीजें होती है, थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, बहुत सारे ब्रांचेस मिक्स हो जाते हैं। तो अलजेब्रिक ज्योमेट्री भी इसको कहा जाता है। सो बेसिकली ये है क्या, ज्योमेट्री जो है वो अलजेब्रा के हेल्प से जब हम समझते हैं, तो वहां पे एक्स वाई जहां पे आ गया, इक्वेशन की बात आ गई, वेरिएबल की बात आ गई, एक्स वाई तो हो गया काम, मतलब वो बन गया अलजेब्रा। अलजेब्रा के हेल्प से ज्योमेट्री की स्टडी। ओके, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, रिपीट की हुई हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट or ordinate, and the coordinate of a point on x axis are of the form x, 0, और पॉइंट ऑन द y एक्सिस ऑफ द फॉर्म 0, y। तो ये मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि मतलब इतने सालों पढ़ाने के बाद, इतने साल पढ़ाने के बाद, कि आपको मैथमेटिक्स रियली में सीखना है तो एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है आपसे, देखो ये खुद ही कह रहा है, मतलब एक्टिव लर्निंग सिखा रहा है। कह रहा है कि प्ले है आपके लिए, कह रहा है कि एक पेयर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करो ग्राफ पेपर के ऊपर, लो भाई ड्रॉ कर दिया। फिर कह रहा है 4,8 ड्रॉ करो। 4,8 कहाँ पर होगा? कहीं पर यहाँ पर होगा 4,8। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स आपको कह रहा है ड्रॉ करने के लिए, और है ना क्या क्या करवा रहा है आपसे पता नहीं, ठीक है। कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कौन सा पिक्चर आपको मिला। तो ये सब करके आप देख सकते हो ना। तो कभी हो सकता है ट्राइंगल मिलेगा आपको, 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे, कभी हो सकता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर ही हो जाए इस तरीके से, कभी ऐसा हो सकता है 4 पॉइंट दिए हुए हैं तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो इस तरीके से, है कि नहीं। तो वो आपसे करवाने की कोशिश की जा रही है, तो वो लोग आप लोग करते रहना। अच्छा देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ऑल्सो यू हैव सीन दैट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a and b simultaneously not 0 when represented graphically gives a straight line, ठीक है। चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ा था कि जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का पैराबोला बनता है, ax square plus bx plus c डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ a, ठीक है। इस तरीके से आप Exactly. तो coordinate geometry has been developed as an algebraic tool for studying geometry of figures, ठीक है। देखो सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर दी, जो बातें मैंने बोली वो इन्होंने भी लिख दिया यहाँ पर साफ साफ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन फैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज बीन डेवलप्ड एज एन अलजेब्रिक टूल फॉर स्टडीइंग ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स। बहुत ही आसान हो जाता है समझना चीजों को, ज्योमेट्री के फिगर को अलजेब्रा के हेल्प से। इट हेल्प अस टू स्टडी ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा एंड understand algebra with the help of geometry. Because of this, coordinate geometry is widely applied in various fields such as physics, engineering, navigation, seismology and art, ठीक है। बहुत जगहों पे यूज होता है ये। तो सारी बातें देखो आपको बता ही रहा है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी के जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वो पार्ट जो है वो इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। देखो
ये क्या कह रहा है, एक बार ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल नो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब इसने ना यहाँ पर ये जो लाइन है, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ये आपको लिमिटेशन बता रहा है कि बेटा है तो ये बहुत बड़ा है ना। अलजेब्रा और ज्योमेट्री, अलजेब्रा अपने आप में इनफाइनाइट साइंस है ना। ज्योमेट्री अपने आप में हजारों सालों की मेहनत है लोगों की, तो वो भी काफी बहुत बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री। लेकिन ये लिमिटेशन बता रहा है कि तुम्हें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा ना इस चैप्टर में, वो बता रहा है तुम्हें। देखो क्या पढ़ना है तुम्हें, वो बता रहा है। यू विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओह बस इतना ही, ये 2 पॉइंट्स है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना सिखाओगे। हाँ भाई ठीक है, तुम 10th क्लास के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, ज्यादा हम प्रेशराइज नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। हम तुम्हें उतना ही इंजेक्शन देंगे जितना तुम बर्दाश्त कर पाओ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि डिस्टेंस बिटवीन निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम तुम्हें सिखाएंगे। हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, सपोज इसका कोऑर्डिनेट a, b है, दूसरे का c, d है, ये सिखाएंगे तुम्हें। एंड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल बन जाएगा तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो तुम्हें सिखाएंगे हम, e, f कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो, ठीक है। You will also study how to find the coordinates of point which divides a line segment in the given ratio। मतलब अगर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं बेटा देखो ध्यान से, 2,3 और 6,9 अगर दिया हुआ है और इसके बीच में कोई एक पॉइंट है जो कि इसको सपोज 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये सिखाएंगे। हो गया, खत्म, चैप्टर खत्म। मतलब ये 3 चीजें सिखाएंगे तुम्हें हम। इतने सारे सब कुछ, मतलब इतना बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का ये अलजेब्रा, और इतना बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री। हम तुम्हें बस इतनी सी बात सिखाएंगे, 3 चीजें सिखाएंगे, ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। क्या क्या सिखाएंगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना सिखाएंगे। उसके बाद हम सिखाएंगे तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद सिखाएंगे कि एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, उसको एक कोई पॉइंट जो है उसको सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये 3 चीजें सिखाएंगे, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं भी यही करने वाला हूं बच्चों, यही 3 चीजें हम लोग सीखेंगे। हालांकि हम थोड़ा सा आगे भी करेंगे, लेकिन मेन जो चीजें हैं उसमें वो यही 3 चीजें हैं। वो बातें समझ में आई बेटा? सबको समझ में आई क्या क्या बातें हैं इसमें? ये यस सर। यस सर। मैं इसलिए स्टार्टिंग में कुछ बच्चों ने जो क्लेम किया था ना कि सर अभी तो बहुत बचा हुआ है टॉपिक, तो देखो अब ये टॉपिक ऐसे ही उड़ेंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक ऐसे ही खत्म होंगे, क्योंकि 3 ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर और 2-3 टॉपिक्स हम एक्स्ट्रा करेंगे। हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो जो मेन अब जो टॉपिक्स हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट होगा और अच्छे से कंप्लीट होगा, इजीली कंप्लीट होगा, है ना। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे हैं कि सिलेबस, हम तो टारगेट लेकर के चले थे नवंबर का, ये तो दिसंबर में एग्जाम होना है ना, तो अच्छी बात है। और भी ट्रिगोनोमेट्री एंड सर्कल, ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और वो टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में कई बार बच्चों को बड़ा मजा आता है और कई बार बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है, इसलिए टाइम लगेगा, नहीं तो इसमें भी टाइम नहीं लगना था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तीनों सिस्टम पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में तीनों सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब रेडियन। नहीं, बिल्कुल नहीं। तीनों सिस्टम क्या होता है, वो ऐसे ही इंट्रोडक्शन है बेटा, वो तो इंट्रोडक्शन होता है। तीनों सिस्टम का कोई सेंस ही नहीं बनता, वो नाम के लिए होता है, ठीक है। मतलब कैसे कहना चाहिए तुम्हें, अब देखो अलग अलग कंट्रीज में जाओगे ना तो अलग अलग वो मेजरिंग सिस्टम होता है। किसी कंट्री में जाओगे तो वो वेट अपना पाउंड में बोलते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। कई बार देख लो गलती से वो अंग्रेजों का ड्रामा देख लो, उनका जो टीवी सीरियल होता है उसमें वो ऑलवेज जो बातें करते हैं वो पाउंड में बातें करते हैं, मेरा वेट इतना है। हाँ, तो वो मुझे तो कैलकुलेट करना पड़ता है, मुझे 450 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब समझ में आता है इतना बोल रहे हैं वो। तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है हमारे हिसाब से, ठीक है भाई। हम 70 किलो बोलते हैं तो वो अपना पाउंड में बोलते होंगे, तो वही चीज है। तो वो कोई इंटरेस्टिंग ना ही इंटरेस्टिंग है और ना ही इंपॉर्टेंट है। तो वो कोई 3 सिस्टम नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हमारे यहाँ चलता है वो है डिग्री वाला सिस्टम, है ना। ये अंग्रेजों से हम लोगों ने इनहेरिट किया है। अंग्रेज डिग्री यूज करते हैं ना, तो हम लोगों ने भी डिग्री चलाई हुई है। वैसे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या यूज होता है बेटा? रेडियन, पाई में रेडियन। सर लेकिन रेडियन का यूज हमारी फिजिक्स में भी हुआ है। यस सर। सर रेडियन का यूज सर रेडियन का यूज नहीं, रेडियन भी कोई बड़ी चीज नहीं है ना, रेडियन भी बहुत आसान है, वो तो एसआई यूनिट है ना। देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स तो बेसिकली देखा जाए तो उसमें तो एसआई यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, है कि नहीं। क्योंकि वहां तो कई सारी चीजें यूज होती है, मीटर भी यूज होता है वहां पर, किलोग्राम भी यूज होता है, न्यूटन भी यूज होता है, और क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है भाई,
प्रेशर का क्या यूज होता है? पास्कल पास्कल भी यूज होता है, पास्कल भी यूज होता है ना। वहां पर कई सारी चीजें होती है। हमारे यहाँ मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में क्या लिमिटेशन है? मैथ्स में क्या होगा कि ले दे करके एक एंगल वाला आता है बार बार, तो रेडियन में हम लोग कहते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। समझ में आया? 45 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 4 30 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ये आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही चीज है कि जब जहां आप 90 डिग्री बोलते थे, अब पाई बाई 2 बोलोगे, जहां 45 डिग्री बोलते थे पाई बाई 4 बोलोगे, बस इतनी सी बात है, खत्म। ओके सर। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में है। हाँ, वो देखेंगे बाद में। चलो अब देखते हैं हम लोग बेटा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। सुनो, इंपॉर्टेंट है। 3 ही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। एनसीईआरटी ने हमें क्या कहा है कि 3 ही टॉपिक। अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हाँ, 3 ही टॉपिक्स हैं जो हमें सीखना है। वो है, सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये जो लिखी हुई है सारी बातें ना, ये सब तो भूल जाओ तुम इसको। ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा है। जो बिल्कुल, जिस बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं है ना, वो बच्चा ये ध्यान से देख ले, ठीक है। क्या कह रहा है कि अटॉन जो है ना, वो लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट। तो ईस्ट कहाँ होता है बेटा? इधर की तरफ होता है ना, ईस्ट बंगाल। ईस्ट में क्या होता है? यस सर आसाम। हाँ बिल्कुल। और इधर की तरफ, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टॉन ए। ओके, ये टॉन ए है। यहाँ से ऊपर जाओ। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना, है ना, हिमालय की तरफ। तो ये रहा तुम्हारा नॉर्थ, और ये 15 है और ये 30 है। अब कह रहा है डिस्टेंस निकालो इसका इससे। तो ये क्या सिंपल फार्मूला हो गया, लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस थ्योरम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जितने भी फार्मूले आए हुए हैं, लगभग उसमें पाइथागोरस डिस्टेंस फार्मूला तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, देखा जाए तो। यस सर। यस। तो अब हम समझते हैं चीजों को कैसे होगा। मुझे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज लगता है वो ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगता है मुझे वो ये है कि डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो अलजेब्रा में जैसे डिफाइन किया गया कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट क्या होता है बेटा? कि कहीं पर भी आपने ए कॉमा बी पॉइंट लिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर लिया हुआ है, जिसमें ए को एब्सिसा और बी को ऑर्डिनेट कहते हैं, ए को एक्स कोऑर्डिनेट और बी को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। उसमें ए और बी क्या है? ए होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली, और बी होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बात को जिसने समझ लिया तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अब जल्दी डायगोनल नहीं हो सकता। नहीं, डायगोनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये डेफिनेशन है, रेने डेकार्ट से पूछा गया होगा ना, रेने डेकार्ट से पूछा गया होगा कि भाई तुमने ये डिफाइन तो कर दिया, ए कॉमा बी को तुमने डिफाइन कर दिया। माइक बंद करो बेटा। ए कॉमा बी को तुमने डिफाइन तो कर दिया कि ये एक अलजेब्रिक टर्म है जिसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो इसमें ए और बी है क्या? तो कहेगा ए जो है वो एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस है और बी जो है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। दैट्स इट, इतना बता दिया। अब सारे मैथमेटिशियन इस बात को एग्री कर गए होंगे, अच्छा ठीक है, ए तुम कह रहे हो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है और बी जो है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं 2 पॉइंट्स लूं ना, 2 पॉइंट्स अगर मैं लेता हूं एक प्लेन में, जहां पर कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिसको कहा जाता है, और इसको ओरिजिन कहेंगे 0,0। अगर मैं 2 पॉइंट्स लूं जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, और इसको मैं नाम दे देता हूं a और इसको b, तो नेचुरली जो डेफिनेशन से टर्म आएगा, डेफिनेशन से जो बातें निकल के आएंगी वो ये कि तब तो AP जो है वो y1 होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन यही कहता है कि x1, y1 में y1 जो है वो डिस्टेंस होगा a पॉइंट का x एक्सिस से। यही तो डेफिनेशन होता है, ठीक है। यस सर। और यस और सर। AQ जो होगा वो x1 होगा। AQ जो होगा वो x1 डिस्टेंस होगा, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस होगा। और सेम लॉजिक से कोई पॉइंट अगर यहाँ पर B है, तो अगर मैं M कहूं यहाँ से, तो ये BM जो है वो y2 होना चाहिए डेफिनेशन से। डेफिनेशन तो यही कहता है। और ये जो BN है बेटा, BN, यही आपका क्या होना चाहिए? ये x2 होना चाहिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके बाद बात करते हैं ये AB डिस्टेंस की। तो AB डिस्टेंस क्या होगा? AB डिस्टेंस तो बहुत आसान है, माइंड यू कि ये x1, y1, x2, y2 ये सब के सब क्या है? ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जो होते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर जब भी लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर मान लो मैंने लिख दिया
अल्फा कॉमा बीटा ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, तो ये अल्फा और बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्फा और बीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल नंबर्स को। ये दो अल्फा और बीटा कोई भी रियल नंबर्स होंगे, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में जो अल्फा और बीटा है ये रियल नंबर्स हैं। सो ए बी जो लेंथ होगी बेटा, ध्यान से देखो, तो ए बी जो लेंथ है वो कैसे निकलेगा? ए बी निकलेगा ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर से, अंडर रूट ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर से। यस, पाइथागोरस थ्योरम। और एपी जो है वो एपी की जो लेंथ होगी वो ये ओएम कितना है? एनबी के, रेक्टेंगल बन रहा है ना एक बेटा, रेक्टेंगल बन रहा है, ध्यान से देखो। तो ओएम x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि ये पूरी लेंथ बीएम की बात करें, बीएम लेंथ की बात करें बच्चों, ये जो बीएम लेंथ है आप देख पा रहे होगे, बीएम लेंथ, ये बीएम लेंथ कितना है बेटा? पूरा y2, पूरी लेंथ कितनी है? y2। उसमें से क्या करेंगे? ये छोटू लेंथ को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? बीपी। और बीपी कितना हो जाएगा? बीपी मतलब पीबी, तो बीपी पीबी सेम ही है, तो बीपी आ जाएगा y2 माइनस y1, तो ये रहा y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये देख लो कितना आसान है, कितना सिंपल है। किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन? सर सर क्या जो कोई भी कोऑर्डिनेट है वो कभी इरेशनल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इरेशनल क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इरेशनल इसलिए हो सकता है, तुम खुद से सोचो ना कि ये क्या, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि √2, √3 लिख दिया, तो क्या ये कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जिसका कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो √3 हो? ऐसा नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और √2 हो सकता है, तो कोऑर्डिनेट √2, √3 क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एनी डाउट? कोई क्वेश्चन है? पूछो सर। पर हम कभी इरेशनल को तो कभी हम कोई पॉइंट मान नहीं सकते क्योंकि सर इरेशनल तो एग्जैक्ट होता ही नहीं है। तो सर इरेशनल तो ऐसे होना, अरे नंबर लाइन पे होता है, नंबर लाइन पे होता है, कैसे नहीं होता है? बिल्कुल, यस 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 यस, बिल्कुल सीखा है, सही कह रहे हो तुम। ये देखो, ये 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट ये ले लिया। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसको सेंटर लेते हुए सर्कल बनाओ, यहाँ पर आएगा ये लेंथ हुआ √2। सर एक बार फिर जो ऊपर कर देना। आई होप इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। उदय शर्मा क्या सोच रहे थे भाई? सर वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था ऊपर, सर वही सोच रहा था। टेस्ट में ओनली 6 चैप्टर्स, मतलब सर ये सर से कंफर्म कर लेना इस बार कोई। ओके, तो ये चैप्टर आएगा सिमिलर ट्रायंगल। सर बस यही ना? ओनली सिमिलर ट्रायंगल, नहीं ओनली सिमिलर ट्रायंगल इस बार ओनली सिमिलर ट्रायंगल। बाकी जहां तक है मैंने बता ही दिया, डिस्कस कर ही लिया था, है ना। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यस। एनटीएससी फॉर्म स्कूल में सबमिट होता है, स्कूल में भी होगा और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन को एक बार जाके पढ़ लेना बेटा। नोटिफिकेशन है सबके पास? सर लिख लिया सर, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई। यस, हाँ, जब भी ये स्टार्ट होगा तब कर लेना। उसमें लिखा हुआ है दैट द फॉर्म शुड बी साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ओके, हाँ, तो साइन करवाना पड़ेगा फिर। एक होता है ना कि कंपलसरी होता है कि आपको स्कूल के थ्रू ही जाना होगा, मतलब स्कूल से ही फॉर्म सबमिट होगा, जैसा JSTSC में होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कंपल्सन। सर हाँ बोलो। सर जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि हम √3 जो इरेशनल है हम उसे प्लॉट कर सकते हैं, पर सर अगर कोई ऐसा नंबर है 1.0100100001, सर ये भी इरेशनल है, तो सर हम इसे कैसे प्लॉट करेंगे? उसे देखो, एग्जैक्टली तुम तो कर नहीं सकते हो उस चीज को, उस नंबर को एग्जैक्टली तुम कर नहीं सकते हो, ठीक है। डेसिमल वाले पार्ट के लिए हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तुम अप्रोक्सीमेटली 10 डिजिट तक या 5 डिजिट तक, जो भी तुम्हें ठीक लगे, 1.001 को तुम इस तरीके से वो तो प्लॉट कर ही सकते हो ना। यस सर। जैसे मान लो ये देखो, तुमने क्या किया, ये 1 ले लिया, सपोज तुमने ये ले लिया 1, ठीक है, ये ले लिया तुमने, नहीं ये तुमने लिया है, ये तुमने 1 लिया है, एक सेकंड के लिए मान लो, ठीक है। और सर उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। नहीं, रुक जा, ये 1.1 ले लिया, ठीक है, ये 1.1 ले लिया,
और मतलब स्केल को थोड़ा बड़ा कर देंगे, 1 पॉइंट ये 2 ले लेंगे, तो इसके बीच में कहीं 1.0011 मैग्निफिकेशन करते करते आगे। हाँ, इस तरीके से आएगा। तो ये क्यों नहीं बताया जाता है, क्यों नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये चीजें जो है ना इतनी सर्टन नहीं है, लेकिन अगर रूट में लिखा हुआ है तो वो चीजें ज्योमेट्रिकली दिखाया जा सकता है, उस चीज को मतलब पाइथागोरस से हो जाएगा। हाँ, समझाया जा सकता है उस चीज को, तो इसीलिए वो चीज डिस्कस करते हैं, और जो चीज डिस्कस नहीं कर सकते हैं उसको अवॉइड करते हैं। तो डेसिमल वाला पार्ट इसीलिए नहीं दिखाया जाता है, नहीं बताया जाता है कैसे करेंगे इररेशनल में। हालांकि होता है वो हायर क्लासेस में, वो भी करवाते होंगे, लेकिन वो चीज हमारे काम का नहीं है। ओके, तो ये था डिस्टेंस फार्मूला बेटा। डिस्टेंस फार्मूला के बाद आते हैं हम लोग एक दो चीजें और भी, एक दो चीजें देखते हैं एनसीईआरटी की मदद से देखते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रिमार्क्स है यहाँ पर, रिमार्क्स के फॉर्म में कि ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालना हो आपको, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस हमें निकालना होगा, मतलब ये कि अगर वो पॉइंट, ये पहला पॉइंट जो x1 y1 था बच्चों, वो अगर 0,0 हो जाए, और दूसरा जो पॉइंट x2 y2 था वो अगर x, y हो जाए, तो अब ये डिस्टेंस OA जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वेरी सिंपल, अंडर रूट, ये तो x हो गया और ये तो y हो गया। बाय डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, बाय डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, रेक्टेंगल बन रहा है एक, ठीक है जी, और ये y हो जाएगा। एनी ऑब्जेक्शन बेटा? नो सर। नो सर। ओपी की लेंथ क्या हो जाएगी, या ओ यहाँ पर ओ नहीं, यहाँ पर पी लिख देते, तो ओपी की लेंथ कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, जो फार्मूला था उसमें x2 माइनस x1 लिखा था, तो उसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, वैल्यू बराबर ही आती है, ठीक है जी। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर ही। तो जो फार्मूला हम लोगों ने भी डिराइव किया था, आप लोगों ने नोट किया होगा अगर तो उसमें x2 माइनस x1 लिखा था, तो x2 माइनस x1 लिखो चाहे x1 माइनस x2 लिखो, बात एक ही है। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा जल्दी जल्दी, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करो। कई सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मानस, मनीष, मीनू, गोयल, नेहा, नितिन, प्रणव, पर्व, पीयूष ठाकुर। अरे पीयूष ठाकुर, तुम हो क्लास में कि सो रहे हो? सर हैं। डाउट नहीं आता है तुम्हें? आता है। लास्ट ईयर थे ना तुम, लास्ट ईयर भी थे ना तुम? यस सर। हाँ, याद आ गया मुझे। क्रांतिका, सर हो सकता प्रयाग, स्केलिन ट्रायंगल बनेगा सर। सर स्केलिन ट्रायंगल। सर स्केलिन ट्रायंगल। ओके, वेरी गुड। ये देखो ए बी नाम देते हैं इसको, ए बी और सी। तो भाई डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब हम कोई प्लॉट थोड़ी ना करने जा रहे हैं, हम तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या निकल के आएगा बेटा, ध्यान से देखो तो 3 माइनस ऑफ माइनस 2, तो क्या बन जाएगा बेटा? 3 प्लस 2 का स्क्वायर। 2 माइनस ऑफ माइनस 3, तो क्या बन जाएगा? 2 प्लस 3 का स्क्वायर। क्या होगा बेटा ये? देखो ध्यान से, 25 25 50 रूट 50। हाँ, और फिर बीसी निकाल लो। बीसी की लेंथ क्या होगी बेटा? -2 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। सर एक डाउट सर ये रूट 52। सर रूट 52। हाँ, रूट 6.6 अप्रॉक्स लिख देंगे, 6.6 अप्रॉक्स लिख देंगे। 213। ओके ओके ओके, ठीक है, रूट 52 आ गया। और एसी की लेंथ क्या होगी बच्चों? 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2। ये थोड़ा सा मामला जो है ना बिगड़ गया। राइट ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट नहीं है, राइट कहाँ है? सर पाइथागोरस सर लगाएंगे तो रूट 50 सेटिस्फाई का करेगा। स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 52 का स्क्वायर। हैं?
ये कैसे भाई, कौन सा लॉजिक लगाना जरा। सर सही तो है, राइट एंगल ही तो है। सर Right. रूट 50 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 52 का स्क्वायर। यस सर। अच्छा, मतलब बीसी स्क्वायर जो है वो कितना है, 52 है, ठीक है। और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 प्लस रूट 52। तो ये तो कमाल की बात हो गई, ये तो नोटिस ही नहीं किया हमने। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तो बनेगा ही, पक्की बात है, ट्रायंगल बनेगा नहीं, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बल्कि। राइट एंगल स्केलिंग ट्रायंगल। यस, राइट एंगल ट्रायंगल बना। सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों ये, ठीक है, कौन सा, राइट राइट हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। वेरी गुड, हाँ ट्रायंगल। यस, हाँ इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन में भी यही लिखा हुआ है। वेरी गुड, ठीक है, बोलो बोलो। सर पाइथागोरस के अलावा कोई और मेथड है इसमें? नहीं, पाइथागोरस के अलावा देखो, तो पाइथागोरस लग रहा है, तो उसके अलावा क्या लॉजिक लगेगा, उसके बाद तो तुम्हें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो तुम इसमें, ठीक है। और फिर सर उसके वरना बाद, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी हाँ कि बिल्कुल ये देखने के लिए कि ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। एग्जैक्टली, फिर देखेंगे कि दो साइड का सम जो है तीसरे से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक ये करना वाली पड़ेगा। प्रॉपर्टी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ना रूट वाले केस में ओके थोड़ा सर। टफ हो जाएगा, रूट वाले केस में थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन Yes, दिया हुआ sir. है ताकि बच्चा आसानी से कर ले। पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। सर यस बोलो। सर इसका रिलेशन मतलब क्या हुआ, जैसे अगर एक्स वाई में जो रिलेशन पॉइंट, आएगा। सर तो जैसे जो पॉइंट का वो तो एक लाइन के बीच में लाई करेगा ना, वो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में 7 1 और 3 मतलब एक्स वाई के एग्जैक्ट सर तो कोऑर्डिनेट्स वो नहीं जो आएंगे, बस उनके बीच में एक रिलेशन आएगा x, जिसमें 3 वैल्यूज आएगा पुट फिर करनी वैसे पड़ेगी। करके, तो x, 3 आएगा फिर वैसे करके इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा। x, इस 3 तरीके से, से तो होगा वो ना, x कोई भी हो सकता है पॉइंट। एक्स तो यहाँ भी आ सकता है, बिल्कुल एक्स यहाँ भी आ सकता है, ये देखो ये भी आ सकता है, तब भी हो सकता है ना, इस तरीके से। तो वैसे x, 3 आएगा। यस वेरी गुड। देखो एक्स कॉमा वाई तुम पॉइंट ले लो, ठीक है, और ये जो है ना, देखो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट हम फिक्स मान लेते हैं। ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1 और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5। अब ये कह रहा है कि ये बी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, ये ए और बी से फिक्स डिस्टेंस पे है, मतलब पी ए पी बी इक्वल है, ये हमें गिवन है। पी ए इज इक्वल टू बेटा पी बी। तो पी ए स्क्वायर क्या होगा बच्चों, पी बी स्क्वायर, ऑब्वियसली दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो। और पी ए स्क्वायर करना बहुत आसान है, डिस्टेंस निकालना, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है डिस्टेंस फार्मूला, याद करो। रूट लगता है, लेकिन रूट के लिए तो हमने स्क्वायर कर दिया पहले ही, तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। और फिर x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। वही कर लो आगे, कैलकुलेशन कर लो इसके बाद, देखो। यस सर, आ गया आंसर। पर इसमें ये भी तो हो सकता था, मतलब जैसे हमें तो नहीं पता था कि एक्स वाई हो सकता है कोलिनियर भी हो। बिल्कुल हो सकता है, कोलिनियर हो सकता है, तुमने बिल्कुल सही पिक किया है, कोलिनियर भी हो सकता है, ठीक है। ये आ जाएगा कितना होगा भाई सर 16। हाँ? यस सर, 16 होगा। 16 -16 -16 -16
सर हाँ बोलो। सर इससे सिंपलर मेथड से ये हो सकता था कि x माइनस 7 और x माइनस 3 एक जगह ले आते दोनों का स्क्वायर और फिर a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई आसानी से हो जाता फिर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कर सकते थे वैसा। ठीक है बेटा, तो देखो ये आएगा जब पी ए पी बी इक्वल होगा, मतलब x, y का जब 7,1 और 3,5 से डिस्टेंस अगर इक्वल होंगे बेटा, तो ये रिलेशन आएगा, यही रिलेशन आपको फाइंड करना था। लेकिन इससे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके बियॉन्ड, ये तो हो गया सीबीएसई लेवल का, समझ में आया सबको? इतना आपने कर लिया, समझ लिया, आपका सीबीएसई लेवल का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी का ये सॉल्व एग्जांपल था, एनसीईआरटी का ये सॉल्व एग्जांपल था। अब सॉल्व एग्जांपल से ही मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, देखो यही है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको मत देखो, ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है ना बेटा, उसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। देखो एनसीईआरटी ने तुम्हें क्या बताने की कोशिश की है, रिमार्क लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, रिलेशन तो हमने लिख लिया था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आप सबको पता है कि जब ड्रॉ करेंगे तो वो एक लाइन बनती है, वो ये लाइन ये है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को। ठीक है, और 3,5 को प्लॉट करेंगे तो कहां प्लॉट होगा आप देख ही सकते हो, प्लॉट कर रखा है एनसीईआरटी में, और 7,1 को प्लॉट करेंगे तो कहां होगा वो भी आप देख ही सकते हो। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में x, y यहां पर भी हो सकता था। अब ये जैसे हम कहते थे, याद करो आप लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये क्या है, इक्वेशन है। क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? लाइन को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। इसमें x और y क्या है, तो इसमें x, y जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं जो कि उस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। सो x, y कहीं भी हो सकता है इस लाइन के ऊपर, यहाँ 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 कहीं पर भी, इसके बीच में भी, ये भी, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। देख पा रहे हो सभी बच्चे ध्यान से? ये पॉइंट जो है x, y, वो सभी x, y इन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली जब कभी भी आपसे कहा जाए कि एक पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये मान लो कि हमारा एक पॉइंट है x, y जो पता नहीं कहां पर मूव कर रहा है, पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, और दो फिक्स पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा और गामा कॉमा डेल्टा, ये फिक्स पॉइंट्स हैं, इनसे वो बराबर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये मूव करके मान लो यहां आ गया, अभी भी डिस्टेंस दोनों पॉइंट से बराबर ही है। ठीक है, मूव करके मान लो यहां आ गया, अभी भी डिस्टेंस बराबर ही है दोनों से पॉइंट से। मूव करके यहां आ गया, अभी भी डिस्टेंस बराबर ही है यहां से। तो ये जो पाथ बनेगा, ये जो पाथ बनेगा जिसको लोकस कहा जाता है, पाथ, लोकस, यस, पाथ जो बनेगा ना, देख सकते हो ये पॉइंट मूव कर रहा है, पॉइंट मूव लेकिन इस तरीके से कर रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा और गामा कॉमा डेल्टा से सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मूव कर रहा है। तो आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर पॉइंट मान लो आ गया, तो अभी भी अल्फा कॉमा बीटा और गामा कॉमा डेल्टा से डिस्टेंस सेम है। तो ये जो पाथ बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? लाइन ज्वाइनिंग अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा कॉमा डेल्टा। ठीक है, सो बेसिकली ये जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 जो रिलेशन आया हुआ है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 जो रिलेशन आया हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन which bisects perpendicularly line segment AB। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये लाइन क्या करेगा, दिस लाइन विल बाइसेक्ट, है ना, बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली ऑफ द लाइन जॉइनिंग A एंड P। मतलब से सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इसमें। सर आपने इस पाथ का नाम क्या बताया? लोकस कहते हैं, वो पढ़ेंगे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। हाँ, लोकस कहते हैं। पाथ जो बनता है ना, पाथ का मतलब ही लोकस होता है, रास्ता, रास्ता जो होता है ना, पॉइंट जब मूव करेगा तो पॉइंट मूव करके मान लो इस तरीके से मूव कर रहा है तो एक सर्कल बन रहा है एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, तो ये लोकस जो बनता है इसको हम कहते हैं, जो पाथ बनता है उसको हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, वो अभी नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग ही किया ना चैप्टर, वो आएगा अभी एक क्लास के बाद आएगा। तो क्या समझ में आया बेटा यहाँ पर कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अगर आपको दो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं और ये रिलेशन जो निकल के आया हुआ है, नोट दैट ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज दिस, फ्रॉम योर अर्लियर स्टडी यू नो दैट अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए बी लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, देयरफॉर द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
तो यही चीज यहाँ पर आपसे समझाने की कोशिश की जा रही थी। आई होप ये क्लियर है बेटा, सबको समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट होल्ड करो। कहाँ गया? एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करो तो देखो, ये रिमार्क था ना, ये रिमार्क इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप लोगों में से कई बच्चों ने सॉल्व कर दिया होगा, क्वेश्चन आंसर निकाल भी दिया होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, लेकिन इसके बारे में बहुत कम बच्चों ने सोचा होगा। तो यही चीज आपसे एनसीईआरटी देखो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपसे वो सोचने पे आपको मतलब फोर्स कर रहा है कि बेटा सोचो इस तरीके से, ठीक है। और इसी के ऊपर देखो ये जो पार्ट है ना, ये एनटीएससी का पार्ट बन जाएगा, मतलब इसके ऊपर वो क्वेश्चन दे देंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं छोटी जगहों पे भी डिस्कस तो कर दिया ना ये पार्ट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, हो गया। अब इसके ऊपर वो क्वेश्चन दे देगा एनटीएससी में। यही चीज है बेटा, इसको गहराई से जो है ना स्टडी करनी चाहिए हमें एनसीईआरटी की बुक को, ऑब्वियसली उसके बियॉन्ड भी। एनसीईआरटी तो मस्ट है, मतलब 100% आपको आना चाहिए। सर ऐसा कुछ एग्जाम्पलर में भी था ना? कौन सा? ये क्वेश्चन पता नहीं, करो करो। क्विक। सर y माइनस एक्स इक्वल टू 3। हाँ y माइनस एक्स, ये तो कुछ और ही पूछा है ना यहाँ पर। बेटा सभी बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया है उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने थोड़ा पेन लेकर के ये क्वेश्चन सर 0,13 हाँ एग्जाम्पलर में सर ये सेम था। अरे तुम क्यों सारा गेम जो मेरा है चौपट कर रहे हो? सॉरी सर। एनसीईआरटी का ऐसा, ऑब्वियसली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से दिया हुआ है क्वेश्चन, देख सकते हो ये। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या दे दिया क्वेश्चन, ऐसा तो कहीं एनसीईआरटी में था ही नहीं, बट देखो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है, ये उसी लॉजिक से लिया गया क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होगा कि ऑब्वियसली ये x, y कहीं पर पॉइंट होगा, और आप उससे कह सकते हो कि ये दो पॉइंट जो है 1,5 और ये दूसरा केस में कोलिनियर होंगे। हाँ ये परपेंडिकुलर, और रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। तो ये जो है ना, ये डिस्टेंस बराबर रखेगा, तो डिस्टेंस बराबर रखेगा तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, यही तो होता है बेटा डिस्टेंस, यही तो होगा पीए डिस्टेंस। पीए का डिस्टेंस ये ऐसे ही निकलेगा ना, x में से 1 माइनस और y माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, और ये इक्वल हो जाना चाहिए x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला तो सभी बच्चे जानते होंगे। फिर इसको अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, पहले तो रूट हट जाएगा, और रूट हटेगा उसके बाद x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो आई होप ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। हाँ सर x is 0। सर x को 0 ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस 36 माइनस 6 2 12y, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपका 2y, और ये आ जाएगा आपका प्लस 6x, और प्लस ये कितना होगा 26 में से 16 10 26 ही तो होगा ये, इक्वल टू 0। सही लिख रहा हूँ क्या? y प्लस 3x प्लस y, 2 कॉमन लेके बेटा कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 2 ना कॉमन दिख रहा हो, कॉमन देख रहे हो सभी बच्चे, 2 कॉमन देख रहे हो सभी बच्चे? यस सर। यस सर दिख रहा है।
तो ये आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन आ गई, ये होगा बेसिकली किसका इक्वेशन होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ऑलवेज एक लाइन होता है ना, मतलब इन दो पॉइंट्स को, ये इन दो पॉइंट्स को बेटा अगर ज्वाइन करेंगे तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन गई, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मुझे, मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ऐसी कुछ लाइन होगी एक, ये यूं परपेंडिकुलर ब्लैक कलर से जो आप दिख रहा होगा आपको, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। इसी लाइन की इक्वेशन जो है ये दी हुई है। अब इसमें कहा जा रहा है आपसे कि y एक्सिस को ये पॉइंट कहां कट करेगा, y एक्सिस को ये लाइन, सॉरी पॉइंट नहीं, y एक्सिस को ये लाइन कहां पर कट करेगा, ये लाइन जो है ये 3x + y - 13 = 0, y एक्सिस को कहां कट करेगा। तो आप लोगों ने सही कहा कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये y एक्सिस को कट करेगा तो ऑन y एक्सिस हम जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। X को 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देन x को 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x को 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। मतलब y एक्सिस को ये कहां कट करेगा बच्चों, 0,13 पे, 13,0 पे नहीं, क्योंकि ये x एक्सिस का पॉइंट है ये, तो 0,13 पे कट करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। I still feel, मैं जानता हूं, मैं ऑनेस्टली जानता हूं कि कई बच्चों को ये अभी समझ में नहीं आया होगा, तो रिकॉर्ड इसलिए हो रहा है वीडियो क्योंकि आप दोबारा आप देखें, लेकिन दोबारा देखने से पहले एक बार खुद से सोचें पहले, ठीक है, खुद से एक बार सोचेंगे आप लोग, क्योंकि देखो बेटा लर्निंग जो है वो आप खुद से ही सीखते हो। आप नोटिस करना, आप एक बार मेमोराइज करो अपने 3-4 साल, जब से आपकी मेमोरी है आपके दिमाग में, 5 साल के जब हुए होगे आप, तब से लेकर के अब तक आप जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है ना, 90% उसमें रोल आपका है, ठीक है। साइकिल चलाना आपको हालांकि किसी ने सपोर्ट दिया जरूर होगा, लेकिन चलाना आपने ही सीखा है, ठीक है। एडिशन करना है ना, 2 + 23 + 52 को ऐड करना जब सीखा होगा ना, बड़ी मुश्किल से सीखा होगा, याद करो, है ना कि ये कैरी करते उंगली पे काउंट कर करके ऐसे है, इस तरीके से। हाँ, तो ये सारी चीजें बच्चा, कोई भी इंसान कुछ भी जो सीखता है ना, चाहे वो एक छोटा सा कबूतर का बच्चा हो, ठीक है, या इंसान का बच्चा हो, या बंदर का बच्चा हो, या भालू का बच्चा हो, ठीक है, वो खुद से ही सीखता है। कोई भी, मैं आप सब खुद से ही सीखते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से सोचना इसके बारे में, ठीक है। नहीं समझ में आए तो एक बार हेल्प लेना, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हो। तो आज क्लास ओवर करते हैं, और किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो आप लोग। क्लास ओवर हो चुकी है, जो बच्चे जाना चाहते हैं लीव कर सकते हैं मीटिंग को, और जो बच्चे किसी को कुछ पूछना हो तो रुक सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्लास ओवर 20 मिनट जो सर आपने बोला था कि अगली बार से अगली क्लास से। एनटीएससी के लिए मॉड्यूल बहुत है ना। मॉड्यूल से करो, मॉड्यूल मस्ट है, मॉड्यूल कंपलसरी है, मॉड्यूल आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो कोई इशू नहीं होगा। सर मॉड्यूल तो अच्छे तरीके से किया है मैंने अभी तक का। हाँ ठीक है, सही है। प्रैक्टिस पेपर अभी मिलना स्टार्ट होगा, उससे भी करना है। सर सर एनटीएससी के लिए सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस भी करें मॉड्यूल, सब्जेक्टिव भी करना ही चाहिए, वो सारा करना सर लेवल सारा ही करना पड़ेगा क्या बेटा। सर लेवल 2 बहुत, लेवल 2 करना चाहिए बिल्कुल। ये देखो किसी ने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है कि पैरेललोग्राम में बाइसेक्टर एंगल एबीसी का, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, एबीसीडी पैरेललोग्राम है 6 और एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, ये एंगल बाइसेक्टर जो है वो डीसी को एडी को, ओके ये तो गलत हो गया, बाइसेक्टर जो है ये एडी को पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये लिखा हुआ है ना, और पीडी की वैल्यू 5 है, ये 5 दिया हुआ है, और ये बाइसेक्टर है बेटा, ये b/2 एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, b/2 एंगल हो जाएगा। तो एक मिनट रुक जाओ, इसके बाद पीडी की वैल्यू 5 दी हुई है, बीपी की वैल्यू 6 दी हुई है, बीपी कहाँ गया भाई सर APBB b/2 हो जाएगा, और बीपी सीपी भी 6 है, सीपी कहाँ गया, सीपी ये रहा,
उतने अच्छे से बन नहीं पाया है, 6 है। इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब इसमें देखो ध्यान से कि कुछ तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहा है सर कहीं पर? एंगल APB इज इक्वल टू एंगल PBC, और फिर ये सर हम APB को और PBC को सिमिलर कर सकते हैं। क्योंकि पैरेलल है दोनों साइड AP और BC। ये b/2 है ना बेटा, यही है ना? यस और एक सर, बड़ा पैरेलल ऑल्टरनेट और एंगल, एक ठीक बड़ा है जी। पैरेलल। हाँ, और ये देखो इसको ना x ले लो, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ए बी भी x हो जाएगा, ये x होगा, तो क्योंकि एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, b/2 देख सकते हो आप यहाँ पर। फिर ट्रायंगल सिमिलर कौन कौन से होंगे? ट्रायंगल APB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके भाई? PBC के, और साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। मतलब AP कितना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, फिगर में x है। PB कितना है, फिगर में देखो ध्यान से, PB कितना है, 6 है, इक्वल टू PB कितना है, 6 है, अपॉन में BC कितना है भाई, ध्यान से देखो BC कितना है, BC है x+5। x+5 क्यों बेटा? क्योंकि AD जो है ना, क्योंकि AD और BC बराबर है। यस, AD और BC बराबर है, तो ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो। x² + 5x - 36 इज इक्वल टू 0, तो x + 9 x - 4 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, NTSC में आ भी चुका है शायद एक बार। x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 9 - 9 तो लेंगे नहीं, तो 4 आंसर आएगा। और AB की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो AB x यही है, 4 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये ज्यादातर बच्चे सोच नहीं पाते इस तरीके से जल्दी सिमिलर ट्रायंगल यस सर, ये लगेगा। अच्छा क्वेश्चन था सर, ये DPP में भी है। लेकिन DPP में इसका आंसर 6 दिया हुआ है। ओ हो, गलती हो गई। सर मेरा तो 6 आ भी गया। कैसे 6 आ गया? देखो अभी सही किया है हमने, क्या सर गलत किया है कुछ? नहीं सर, नहीं वो तो सर, गलत। यही आ रहा है आंसर सर, मेरा भी यही आ रहा है। सर गलत तो कुछ नहीं किया, मैंने ना एक बड़ा पैरेललोग्राम बना दिया सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन करके, और फिर उसमें जो है ना कुछ 2-4 थ्योरम वगैरह लगाया, और फिर प्रूव हो गया। नहीं, उस तरीके से देखो बेटा, उस तरीके से तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं झूठ मूठ का तुम्हें अप्रिशिएट कर दूं इस चीज के लिए। देखो ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आपका ऑथेंटिक आइडिया होगा, जेन्युइन आइडिया होगा। कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि सर मैंने कोसाइन रूल लगा दिया, सर मैंने फर्मास थ्योरम लगा दिया, सर मैंने कुछ और लगा दिया। तो उससे देखो, उससे ना आपको क्या होगा कि जब एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जेन्युइन ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं उसको, इंजीनियस बोलते हैं, इंजीनियस तरीका होना चाहिए। मतलब ऑन द स्पॉट आपको ना बिल्कुल बेसिक रूल को यूज कर, इसमें सिमिलैरिटी यूज हो रहा है। ठीक है, कई बार बच्चे ऐसे कोसाइन रूल लगाए पड़े हैं, साइन रूल लगाए पड़े हैं जबरदस्ती का, भाई ठीक है आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आपने इस क्वेश्चन की जो आत्मा थी, उस आत्मा को आपने मार दिया। ठीक है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन की जो आत्मा थी, जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, डिमांड था उस क्वेश्चन का, ये था कि आपको इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी यूज करके मतलब साइड का रेशियो निकाल करके सॉल्व करना था। आपने उल्टे सीधे तरीके से कर तो दिया, लेकिन वो मजा नहीं रहा, मतलब वो बात नहीं रही। ठीक है, तो आप कोशिश ये करो कि बेसिक रूल से BPT से, सिमिलर ट्रायंगल से, जो फंडामेंटल रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल से जब आप क्वेश्चन निकालना सीख जाओगे ना, तो वो एक्चुअल जीत है आपकी। ठीक है, तब आप मतलब कह सकते कि हाँ मैंने सही किया है। हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो। पर उसका आंसर अगर सही है तो अलग क्यों आ रहा है? नहीं, उसने कहा ना कि उसने कुछ मतलब वो कंस्ट्रक्शन से किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन लेकर के किया हुआ है, तो उसमें पॉसिबल है कि मिस्टेक हो जाएगी। यस सर, मिस्टेक है सर। हाँ बोलो। सिमिलरिटी सर लिखेंगे ऐसे, मतलब है समझ में नहीं आया। APB is similar to PBC। अरे बेटा ध्यान से देखना, फोकस करो, ध्यान से फोकस करो। मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, कलर करके दिखा रहा हूँ। एक कहाँ गया भाई, कलर तो दिख ही नहीं रहा मुझे। एक मिनट देखो, ये तुम्हें b/2 दिख रहा है, सब है दिख रहा है, रेड कलर वाला। ठीक है, और ये भी b/2 दिख रहा है तुम्हें, देखो। यस सर, हो गया ना। अब ये बचा हुआ पॉइंट, ये A हो गया और ये P हो गया, तो A को P के सामने लिख देंगे। A को यहाँ पर मैंने A लिखा है, तो फिर मैं P लिखूंगा। बाकी दोनों की मुझे कोई चिंता है ही नहीं। PB है, यहाँ पर BC PB है, BC है। पहले A लिखूंगा क्योंकि A का करस्पॉन्डेंस P के साथ है। ठीक है, तो A लिख दिया, P लिख दिया। बाकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई इश्यू है ही नहीं। मैं यहाँ पर APB लिख दूंगा और यहाँ पर PCB भी लिख दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है और भी? तो झाजी समझ में आया तुम्हें मैंने क्या बताया अभी? यस सर, बेसिक बिल्कुल तरीके से, हाँ बेसिक तरीके से करना है, उसमें आपकी जो जीत होती है, ओरिजिनल जीत, उसमें मानी जाएगी। और कोई डाउट है बेटा किसी को?
सर मैं अनशेंट रूल तभी लगाया करता था जब टाइम बचता था, इस बार तो फालतू ही लगा दिया मैंने। एनी डाउट बेटा? किसी और को कोई डाउट है? प्रिंस राजपूत क्यों छोड़ते चले गए भाई तुम? क्या हो गया? प्रिंस राजपूत बुरा मान गया, चला गया छोड़ के। और किसी को कोई डाउट है? उद्देश्य, वैभव, वैभव 2, वैभव 3, विशेष, यश, याशी, पनव, पनव लास्ट ईयर वाला बच्चा है पनव। पनव सुन रहे हो? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। प्रणय बंसल, प्रांतिका, सौम्या, शांभवी, शुभ्रोश्री, सुमन। अरे शुभ्रोश्री ने क्वेश्चन पूछा था क्या? समझ में आया था शुभ्रोश्री? मैंने जो एक्सप्लेन किया था समझ में आया था कि ऐसे यस सर कर दिया तुमने? शुभ्रोश्री समझ में आया था? ओके ठीक है, ठीक है। और कोई बच्चा है? तनिष्क, उदय। सर आप अपना नंबर दे दो, मेरे पास है नहीं। नंबर मैंने बता तो दिया था। चलो ठीक है, ये लिख लो भाई। सर इस वाले क्वेश्चन में पता है एक और दिक्कत हुई थी मेरे साथ। मैं ना बार बार वो देख रहा था कि वो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर देता है पैरेललोग्राम में। वो मैंने सोचा ही नहीं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं दो। जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे जो जरूरी बात यह है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, टाइम लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि भाई इसको आपने देखा और आधे मिनट में सॉल्व कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं। मुझे याद है कि जब ये बच्चा लेकर के आया था पहली बार ये क्वेश्चन, तो मुझे मतलब 4-5 मिनट लगे थे सोचने में सिमिलर ट्रायंगल में। मैं अब ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, मुझे कोई इसमें मतलब शर्मिंदगी नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ 4-5 मिनट लगे थे सॉल्व करने में मुझे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मैं सिमिलर देख ही नहीं पा रहा था। वो मुझे आंखों के सामने आ ही रहा था कि कहाँ पर सिमिलर है। बाद में दिखा कि अच्छा ये दो एंगल्स बराबर हैं तो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो आसानी से नहीं, 4-5 मिनट लग जाता है कभी कभार, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस से, अब हम प्रैक्टिस, तुम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता, तो तुम लोग प्रैक्टिस करते हो तो तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट की जाएगी कि तुम लोगों की स्पीड मेरे से बेहतर होगी, तो तुम लोग जल्दी सोच पाओगे, ठीक है। तो टाइम लेना है बेटा, जल्दी जल्दी नहीं करना है। जल्दी करना कोई बहादुरी वाला काम नहीं है, सही करना बहादुरी वाला काम है, ठीक है। और जल्दी एंड सही करना बहुत ही बहादुरी वाला काम है, कंपटीशन वाला काम हो गया फिर तो वो, मतलब एनटीएससी हो गया, आईआईटी जेईई हो गया, और जो मेडिकल का एग्जाम होता है वो हो गया। ओके बच्चों, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, तो चलते हैं। है? नो सर। नो सर। एक क्वेश्चन इसने, एक क्वेश्चन लिख दिया है इसने, किसी ने, लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलो देखो, ये देखो, सिमिलैरिटी से होगा ये। मैं थोड़ा सा पेशेंस मैं लूज कर रहा हूँ, है ना, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसको। ये तो सब्जेक्टिव लेवल 2 का क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ। ABCD एक पैरेललोग्राम है। लाइन BM is drawn intersecting AC. Line BM through the midpoint M of the side parallelogram. Through the midpoint M of the side, कौन सा साइड? BM is drawn. क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा? एक मिनट रुक जाओ। सर आधा अधूरा क्वेश्चन है, एम कौन सा साइड का है वो बताएंगे। कौन से साइड का मिड पॉइंट है ये नहीं समझ में आया ना सर। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है सर, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज का है सर, कंप्लीट क्वेश्चन है। Through the midpoint M of the side of a parallelogram ABCD, the line VM is drawn. Line VM is drawn intersecting AC in L and AD produce. अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ठीक, थोड़ा सा ना नीचे ले जाओ इस फिगर को। एक मिनट रुक जाओ। ओके, ये देखो ऐसा है, ये जो मिड पॉइंट होगा ना यही होगा, ये M, ये मिड पॉइंट है, DC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन L एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, मतलब ये पॉइंट E है। और अब तुम्हें प्रूव करना है क्या? EL इज इक्वल टू 2BL। EL इज इक्वल टू 2BL, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देख पा रहे हो बेटा? सभी बच्चे ध्यान से देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? यस सर।
यस सर। सर ट्राइंगल EMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMC। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कौन से लॉजिक से भाई? एंगल साइड क्राइटेरियन। AS से। ठीक है, एक साइड इक्वल है, बाकी दो एंगल्स इक्वल है। तो ये अगर हो गए तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि फिर DE जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा BC के बाय CPCT। एग्री? यस सर। कहाँ गया L? कहाँ है भाई? इसमें तो L दिखा ही नहीं मुझे। सर AC को इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, के साथ ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर ये वाला। यस यस यस, ये तो देखा ही नहीं था। और एक बात और कि EM जो है ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? MB के इक्वल हो जाएगा। वेट, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो कि ये जो एंगल है ना, अभी कलर चेंज कर देता हूँ, ये एंगल जो है ना, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये एंगल जो होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ट्राइंगल्स जो है ना, यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ELA ट्राइंगल ये सिमिलर हो जाएगा किसके? BLC के। देखो एंगल 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 सिमिलैरिटी दिखा। छोटा ट्राइंगल BLC ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल ELA ट्राइंगल ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, फिर साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो EL बाय BL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? LA बाय LC इज इक्वल टू EA बाय BC। वेट, अब यहां से तुम देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि यहां से तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो कि EL हमें प्रूफ क्या करना है? EL इज इक्वल टू 2BL। ठीक है, तो अब हमें ये EA बाई BC का जो रेशियो है ना बेटा, ध्यान से देखना, EA बाई BC का रेशियो जो होगा ना ये 1/2 आ जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, कोई बच्चा देख पा रहा है? EA बाई BC सर क्योंकि DE BC के बराबर है और AD तो BC के बराबर ऑलरेडी है ही, तो वो 2BC लिख सकते हैं हम। यस, अगर ये x लेते हैं तो ये तो x है ही, क्योंकि ये CPCT से इक्वल हो रखा है EMMB। ठीक है, सॉरी DEBC इक्वल हो रखा है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और ये बाय डिफॉल्ट x होगा, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 2x हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये जो आया बेटा, ये आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा BC हो जाएगा x। तो 2x बाय x कितना होता है? 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आ गया। EL इज इक्वल टू 2BL। आई होप क्लियर है, ये समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों। ओके सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू गुड सर। इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। गुड इवनिंग टू ऑल।